हम लोग आ गए थे हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस पर, ठीक है। तो ठीक है। इट्स अ मिक्स टाइप 3 एंड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन due to the environmental antigen often seen in farmers and bird fanciers. Acutely caused dyspnea, cough, chest tiredness, fever, headache, often self-limiting if stimulus is removed. Chronic lead, if it's chronic, then it leads to irreversible fibrosis, non-caseating granulomas, and alveolar septal thickness, traction, bronchiotaxis. तो लेट्स से कि अगर आप ये देखें कि हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस बर्ड फार्मर हो गया, चीज़ वर्कर्स हो गया, ठीक है, जो ब्रीडर्स लंग है, सही है, और इन्वायरमेंटल एंटीजन से रिलेटेड है। वो ठीक है। फाइंडिंग वही है, मतलब जो एक रिस्पिरेटरी रिलेटेड एक्यूट प्रॉब्लम्स होते हैं, डिस्निया, चेस्ट, वो है, टाइटनेस है, कॉफ है, फीवर है, हेडेक है। लेकिन जो बात है वो ये है कि इसमें ना एक्सेसिव बॉडी में नॉन डिजीजिंग ग्रैनुलोमा देते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसमें बेसिक अ, पैथोजेनेसिस पता है क्या है हाइपर सेंसिटिविटी मोनाइटिस में? ये जो फार्मर्स वगैरह है या ये बर्ड फेंसियर है, ये फर्स्ट एक्सपोजर पे ना, जब एंटीजन सेंसिटाइजेशन होती है, सही है, फर्स्ट एक्सपोजर पे आईजीजीज प्रोड्यूस होते हैं इनमें, सीरम में। जी जी। ये जो आईजीजी एंटीबॉडीज़ होते हैं ना, फिर सेकंड एक्सपोजर पे ये कम्प्लेक्सिस वाली बात चली जाती है कि एंटीबॉडीज़ एंटीजन कम्प्लेक्सिस बनना शुरू हो जाते हैं, सही है। सही है। तो ये जो सेकंड एक्सपोजर होता है, इसमें फिर टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की तरफ बात चली जाती है, जिसमें कम्प्लेक्सेस बनते हैं। और क्रोनिक एक्सपोजर में टाइप 4 में बात चली जाती है कि जो नॉन कैजेटिंग ग्रेनुलोमास प्रोड्यूस करते हैं, और ये डिलेड टाइप हो जाता है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा ना हट के वो है, इसी वजह से उन्होंने मिक्स टाइप 3 एंड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू इन्वायरमेंटल एंटीजन, सही हो गया। ठीक है। हाँ। मेरे से पहले टाइप पहले आईजीजी बनेंगे, ठीक है। हाँ पहले एक्सपोजर के लिए फिर इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाएंगे उसके जी। बाद में सेकंड एक्सपोजर, जी और उससे बिल्कुल। इम्यून कॉम्प्लेक्स जाएंगे तो फिर उसकी गन डैमेज होगा। बिल्कुल। तो ये हो गए हमारे और इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस में ना, ये हनी कम्बिंग जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हनी कम्बिंग का एक्सरे आई होप कि आपके पास हो या आपने देखा हो। और दूसरी बात यह कि इसमें डिफ्यूज रेटिकुलर इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट्स की बात हमने की थी, ठीक है। तो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस में ना क्रोनिक इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन था, जो इंटरमिक्स था विद नॉर्मल लंग के साथ, और पैची एरियाज आ रहे थे ना उसमें एक्सरे पे। और इसके अलावा हनी कॉम पैटर्न हो गया, फाइब्रोटिक वॉल्स हो जाते हैं, ट्रैक्शन बढ़ जाती है, रेडियल ट्रैक्शन जो है, सही है। और फाइब्रोसिस जो है वो पेरी लोब्यूलर रीजन्स में एंड सब प्लूरल एरिया में प्रोमिनेंट होता है, सही है। जी। तो बस आई थिंक इसमें ये है। और अगर अब आ जाए सार्कोइडोसिस पर, तो सार्कोइडोसिस में बेसिकली आप ज़रा इसको रीड दीजिएगा, और ठीक इसमें है, मैं फिर देखती हूँ। हाँ। अच्छा, और दूसरी बात है, ये हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस है, इसमें लोबलर सिंड्रोम आता है, ठीक है। लोबलर सिंड्रोम क्या होता है कि अगर मेरे पास ट्रांजिएंट इओसिनोफिलिक न्यूमोनाइटिस अच्छा, हो, सॉरी टू बेसिकली कट यू, इसको हाइपर, आपका जो आवाज़ है ना थोड़ा सा दूर से आ रहा है। डोंट नो आप हैंड फ्री यूज़ करनी है कि क्या चक्कर है? इस बोल रहे कोशिश करें। अब आ रही है आवाज? आप सही है। अच्छा, मैं ये बता रही थी आपको कि हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस में क्या होता है कि इओसिनोफिल्स होते हैं ना हमारे पास, ये बनते हैं जी। हाइपरसेंसिटिविटी में। अब इसमें भी यही है, जो एक होता है लोफलर न्यूमोनाइटिस, लोफलर सिंड्रोम, सॉरी। लोफलर सिंड्रोम क्या होता है? ट्रांजिएंट इओसिनोफिलिक न्यूमोनाइटिस। इसमें हमारे पास जो ब्लड फ्लो होता है ना, उसमें इओसिनोफिलिक सेल्स होते हैं जब हम लोफलर सिंड्रोम में चेक करते हैं तो। अब इसमें होता क्या है लोफलर सिंड्रोम में कि इओसिनोफिलिक जो सेल्स होते हैं ना, किसी किसी फॉर्म में रेड सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वहां पे इओसिनोफिलिक सेल्स होते हैं मेजर बेसिक प्रोटीन, एमबीटी के नाम से तो आपने देखा होगा, मेजर बेसिक प्रोटीन। और उसके अंदर होता है एंटी हेलमेंथिक टॉक्सिन। वो एंटी हेलमेंथिक टॉक्सिन जो होता है ना, वो एंडोथेलियल सेल्स और एपिथेलियल सेल्स को डैमेज करता है। अब एंटी हेलमेंथिक
एमएनसी का क्रिटिकल शेड्यूल क्योंकि अक्सर होता है कि पैरासाइट के रिस्पॉन्स में देखिए हमारी जो लंग्स होंगे हमारी बॉडी होगी उसमें भी कोई भी पैरासाइट जब आएगा तो हमें पता है पैरासाइट की पैरासिटिक इन्फेक्शन वगैरह के रिस्पॉन्स में क्या होता है ईओसिनोफिल्स प्रोड्यूस होते हैं। जी बिल्कुल। ईओसिनोफिल्स क्या करते हैं, ईओसिनोफिल्स होते हैं मेजर बेसिक प्रोटीन। मेजर बेसिक प्रोटीन क्या करते हैं, एंटी हेलमिंथिक टॉक्सिन बनाते हैं जो कि लंग्स की एंडोथेलियल लाइनिंग को और एपिथेलियल सेल्स को डैमेज करता है। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स को भी एंडोथेलियल सेल्स को भी वहाँ डैमेज करेगा और इन्फेक्शन कॉज करेगा। इसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट इओसिनोफिलिक न्यूमोनाइटिस। ट्रांजिएंट क्यों, क्योंकि वो सिर्फ पैरासाइटिक इन्फेक्शन के एक्सपोजर की वजह से ट्रांजिएंट इंक्रीज हुई है। इसका दूसरा नाम होता है लोकुलर न्यूमोनाइटिस, लोकुलर सिंड्रोम, सॉरी बार बार ठीक है, ठीक है। तो सही है, बिल्कुल ठीक है। और ये मेजर बेसिक प्रोटीन जो होती है एंटी हेलमिंथिक टॉक्सिन बनाता है, इसके बारे में जैसे क्या प्रोड्यूस करती है मेजर बेसिक प्रोटीन जिसकी वजह से लंग्स डैमेज होते हैं, तो इनडायरेक्टली बिकॉज उन्होंने एंटी हेलमिंथिक टॉक्सिन का यूज किया है। एंटी हाइलोरिक और एसिड टॉक्सिन्स, एंटी हेलमिंथिक सही है, और सही है। हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस होता है ना, उसमें CD8 पॉजिटिव प्रीडोमिनेंस होती है क्योंकि इसमें लिम्फोसाइट्स होंगे ना, टाइप 4 सेंसिटिविटी भी तो है, तो इसमें सही है, लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं, लिम्फोसाइटिक एक्टिवेशन होगी, तो इसमें जो उसमें भी जो ज़्यादा ही होते हैं वो CD8 पॉजिटिव सेल्स प्रीडोमिनेंस होती है, CD8 ज़्यादा होती है। और साइटोटॉक्सिन में CD4 प्रीडोमिनेंस होती है, CD4 सेल्स उसमें साइटोटॉक्सिन में ज़्यादा होता है। ठीक है, सही है, सही है, सही है। तो ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है कि साइटोटॉक्सिन छोड़ना पड़ेगा। हाँ, सार्कोइडोसिस में आप इसको रीड दीजिएगा तो फिर आगे चलते हैं। Characterized by immune-mediated widespread non-circulating granulomas, elevated serum ACE levels, elevated CD8, अभी इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है elevated CD4 to CD8 क्योंकि यहाँ CD4 ज़्यादा है ना, इसलिए रेशो ज़्यादा हो जाएगी CD4 और CD8। Elevated CD4 to CD8 ratio in bronchoalveolar lavage fluid, more common in black females, often asymptomatic except for large lymph nodes. Bilateral lymphadenopathy होती है, hilar lymphadenopathy, तो यहाँ पे वही लिखा था chest X-ray shows bilateral hilar lymphadenopathy and bone reticular opacity। ठीक है, जब इन्होंने दिखाया हुआ भी है, जो A डायग्राम है इसके अंदर नॉन सर्कुलेटिंग ग्रेनुलोमा दिखाया था, सिनोप्रोसिस नहीं है, और जो B डायग्राम है उसके अंदर इन्होंने bone reticular opacity दिखाई है, वाइट एरिया। फिर उन्होंने बताया CT scan of the chest better demonstrates the extensive hilar and mediastinal lymphadenopathy। CT पे हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाता है कि इसका कौन कौन से lymph नोड है। अच्छा, इसमें बेसिकली अगला पैराग्राफ में पढ़ती हूँ लेकिन इससे पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो टी हेल्पर सेल्स होती है ना साइटोडोसिस में, क्योंकि देखिए सी फॉर प्रीडोमिनेंस है तो लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होंगे, तो इसमें टी हेल्पर सेल्स होते हैं हमारे पास जो इंटरफेरॉन गामा, इंटरलेयुकिन 2 ये चीज़ें रिलीज करते हैं। इंटरफेरॉन गामा और इंटरलेयुकिन 2 क्या करेंगे, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेंगे। मैक्रोफेजेस अब क्या करते हैं, वो मैक्रोफेजेस ने ग्रैनुलोमास भी बनाने हैं। मैक्रोफेजेस जो होते हैं अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज के थ्रू विटामिन डी को वो करते हैं, विटामिन के मान अल्फा हाइड्रोक्सिलेज भी बनवाते हैं और विटामिन डी और कैल्शियम अब्जॉर्प्शन बढ़ती है। ठीक है, और मैक्रोफेजेस ने एज के लेवल को भी बढ़ाना होता है, ये तीनों काम मैक्रोफेज कर रहा होता है। अगले पैराग्राफ में इन तीनों का जिक्र आएगा, इसलिए मैं बता रही हूँ। Associated with Bell's palsy, uveitis, granulomas, non-radiating epithelioid containing microscopic Schwann and astroid body। ठीक है, और इसके अलावा lupus corneal, skin lesions on face resembling lupus, और interstitial fibrosis जो चिकन लंग होगी। अब ये उन्होंने बताया कि किन किन चीज़ों के साथ एसोसिएटेड है साइटोडोसिस, बालपाती के साथ भी हो सकती है, यूवेटिस के साथ भी, ग्रेनुलोमास के साथ भी हो सकती है। इसके अलावा ल्यूपस पद्मी होंगे उनको स्किन फेस रिजेंबलिंग ल्यूपस, इसके साथ भी हो सकती है साइटोडोसिस। इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस के साथ भी, विच इज रिस्ट्रिक्टेड लंग डिजीज, एरिथेमा नोडुलिन के साथ भी हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस लाइक आर्थरोपैथी, यानी कि जितनी भी ऑटोइम्यून डिजीज है ना जी, उनके साथ भी एसोसिएटेड हो सकती है। और हाइपरकैल्सीमिया, अब इन्होंने वही बताया है कि हाइपरकैल्सीमिया क्यों होता है, ड्यू टू इंक्रीज L1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज मीडिएटेड विटामिन डी एक्टिवेशन इन मैक्रोफेजेस, क्योंकि टी हेल्पर सेल्स इंटरफेरॉन गामा और इंटरलेयुकिन 2 प्रोड्यूस करते हैं व्हिच प्रोड्यूस मैक्रोफेजेस, और मैक्रोफेजेस ने एस लेवल को भी बढ़ाना है, 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज लेवल को भी बढ़ाना है, और ग्रैनुलोमास भी बनाना है, तो ग्रैनुलोमा भी बनेंगे, 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज भी बढ़ेगा जिससे विटामिन डी बढ़ेगा और हाइपरकैल्सीमिया होगा, इसके साथ एज लेवल भी बढ़ते हैं। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है, स्टेरॉइड सिम्पटोमेटिक, स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट है क्योंकि ऑफ कोर्स ये आई मीन वही वाला है ना, टाइप 4 की तरह का है, CD4 CD8
दर्द होंगे तो हम लोग स्टेरॉइड देंगे ताकि इम्यूनिटी बिल्ड जाए। सही है। अच्छा जी, तो इसमें ये लूपस फर्नियो जो है ना, ये मेरे ख्याल से रिवर्सिबल नहीं है और ये सिवियर है। और दूसरी बात जो सार्कॉइड से रिलेटेड है वो ये है कि ये जो डायग्राम दिया हुआ है ना इन्होंने, ये बेसिकली टाइटली रेड पैक्ड सेल्स है, मैक्रोफेजेस है, सही एपिथेलियोइड सेल्स है, मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स भी है, और इसको फिर सराउंड किया हुआ है लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स और मास्ट सेल्स है, फाइब्रोब्लास्ट भी है इसमें, ठीक है। और मेथोट्रेक्सेट, एजाथिओप्रिन एंड माइक्रोफिनोलेट ये आप ऐड कर दें इसमें, ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रीटमेंट में, हाँ ट्रीटमेंट में बिसाइड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हम देते हैं मेथोट्रेक्सेट या फिर एजाथिओप्रिन या माइक्रोफिनोलेट, ये भी ऑप्शन है। जो मेन पैथोजेनेसिस है ना इसकी, CD4 सेल जो रिलीज़ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, इंटरल्यूकिन, सही है, 2 एंड इंटरफ्यूरॉन गैमा, ये इसका मेन रेगुलेटर है। ये मेन प्रॉब्लम ये चीज़ कर रहा है जो CD4 प्रोड्यूस कर रहा है। और बस इसमें तो और कुछ नहीं है, बस इसमें ये बात है। हाँ यही बातें हैं। तो ये इलेक्शन इंजीनियर की पूरे डाल दो। अच्छा, लगता है फिर बिजली चली गई, क्या चक्कर है। Inhalation injury and sequelae. The complication of inhalation, noxious stimuli like smoke caused by heat, particulates less than 1 micrometer in diameter, or irritants like ammonia, carbon monoxide, or chemical tracheobronchitis, edema, pneumonia, सही है, ये चीज़ें हो जाएंगी। अब ये जो इरिटेंट्स है ये बेसिकली डैमेज करता है रिस्पिरेटरी म्यूकोजा को, दैट विल लीड टू केमिकल ट्रेकियोब्रोंकाइटिस and edema and pneumonia, ARDS. Many patients present secondary to burn, cardiac, carbon monoxide inhalation, cyanide poisoning or arsenic poisoning. Single laser hair or soot in oropharynx common on examination, and bronchoscopy shows severe edema, congestion of the bronchus, and soot deposition 18 hours after inhalation injury. Resolution at 11 days after injury, सही है। तो बेसिकली इनहेलेशन इंजरी इज़ अ डेंजरस वो है, कॉम्प्लिकेशन है एक इसके, मतलब अगर एक बंदा नॉक्सिस स्टिमुलाई को इनहेल करता है तो ये डैमेज करता है रिस्पिरेटरी ट्रैक को, और उसका जो मेन कॉज है वो ये टॉक्सिक है और स्मोक्स और केमिकल्स है। अच्छा, फिर ये है कि एयरवे की इन्फ्लेमेशन, एडिमा, वही चीज़ें सारी की सारी ना। तो बस इसमें ये साइन नेज़ल हेयर्स होते हैं। जब कोई आप देखो ना बर्न का पेशेंट जो होता है ना, उसमें हम नॉस्ट्रल्स को देखते हैं कि नेज़ल हेयर्स इसके जले हुए या नहीं। अगर वो जले हुए होते हैं तो मोस्ट लाइकली इसको इनहेलेशन इंजरी का एक साइन है ये। तो फिर आप इसका ओरल कैविटी देखते हैं कि कोई लेरिंजियल एडिमा तो नहीं हुआ, क्योंकि इन पेशेंट में लेरिंजियल एडिमा की वजह से ये मतलब ये सीरियस होते हैं काफ़ी, क्योंकि वो इनहेल नहीं कर सकते फिर। तो इस वजह से लेरिंजियल एडिमा को एक्सक्लूड करके अगर नीड है और एडिमा है तो फिर आप इंट्यूबेट करते हो ऐसे पेशेंट्स को, सही है। और तो बस इसमें ये और कुछ नहीं है। फिर अगर हम बात करें मेसोथीलियोमा की तरफ, क्या है आगे, क्या है आपके पास मेसोथीलियोमा है? यहाँ पे क्या है आपके पास, क्या है? मेरे पास न्यूमोकोनियोसिस है। न्यूमोको ठीक है, न्यूमोकोनियोसिस पढ़ते हैं, न्यूमोकोनियोसिस की तरफ देखें और वो भी आगे आ जाएगा, खैर मसला नहीं। न्यूमोकोनियोसिस में कह रहे हैं कि एस्बेस्टोसिस इज़ अ फॉर्म इज़ फ्रॉम द रूट बट अफेक्ट्स द बेस, सही है। और सिलिका, कोल एंड बेरियर आर फ्रॉम द बेस बट अफेक्ट द रूफ, अपर लोब्स। फिर ये लिखा है कि एस्बेस्टोस रिलेटेड प्रॉब्लम में एस्बेस्टोस कॉज एस्बेस्टोसिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, प्लूरल डिजीज़, मैलिग्नेंसीज,
associated with shipbuilding, roofing, plumbing. Every white calcified supradiaphragmatic and pleural plugs are pathognomic. रिस्क ऑफ ठीक है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा रिस्क ऑफ मेसोथेलियोमा, मतलब ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा रिस्क इज मोर देन द मेसोथेलियोमा. इंक्रीज रिस्क ऑफ कैप्लिन सिंड्रोम इन विच देयर इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड न्यूमोकोनियोसिस विद इंट्रापल्मोनरी नोड्यूल्स. ठीक है, तो affect the lower lobes. ठीक है, Asbestos ferruginous bodies are golden brown fusiform rods resembling dumbbells or found in the alveolar sputum sample visualized using a Prussian blue stain often obtained by bronchopulmonary lavage increase the risk of pleural effusion. अच्छा. यानी कि ये जो है गोल्डन ब्राउन कलर की बॉडी होती है, जिसमें ब्रॉड रिजेंबलिंग डंबल्स की जॉइंट की शेप होती है. फाउंड इन एवियर स्पूटम सैंपल विजुलाइज यूजिंग क्वेश्चन ऑफ प्रोफेसर जॉन कैलियर. यूरोपियन का रिस्क ज़्यादा है, प्लांट सिंड्रोम का रिस्क ज़्यादा है, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का रिस्क ज़्यादा है. ठीक हो गया. ये इंपॉर्टेंट है ना, ये जो आइवरी वाइट कैल्सिफाइड सुप्रा डायफ्रैग्मेटिक, ये इसकी डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जो ए डायग्राम देखो, ये कौन ये सा वाला है? डायग्राम डायग्राम के ऊपर वाली सबने दिखाई है इन्होंने. सुप्रा हाँ, डायफ्रैग्मेटिक आइवरी वाइट है और कैल्सिफाइड है. एवरी इसका वाइट पेरेंट्स आती है, बहुत सही. इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ये पैथोग्नोमिक है ना. तो ये ठीक पैथोग्नोमिक है. है इसका. बाकी जब भी कोई एमसीक्यू आएगा सिनेरियो में, तो शिप बिल्डिंग का या रूफिंग का या प्लम्बिंग का, इस तरह का कोई ऊपर होगा. प्लम्बिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम छतों के बारे में सोचते हैं, प्लम्बिंग जो है ना छतों से थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए हमारे दिमाग में ऐसे सोच नहीं आता. प्लम्बिंग भी है, रूफिंग भी है और शिप बिल्डिंग भी है, तीनों में ऐसे सोच आता है. अच्छा. बस इसको ही बात करनी है. बाकी अगला यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर एस्बेस्टोस एक्सपोजर 20 से 30 साल पहले होता है ना, तो इसके सिम्टम्स आते आते आपको लग जाते हैं कि अगर आप 30 साल पहले पेशेंट हिस्ट्री देगा कि वो 30 साल पहले शिप बिल्डिंग में या इस तरह रूफिंग में या फिर प्लम्बिंग का काम करता था 20-30 साल पहले, तो उसके सिम्टम्स अपेयर होते होते उसको अफेक्ट करते करते 20-30 साल गुजर जाते हैं. ठीक है, सही. तो हमें इस जगह पे ये क्या कहते हैं कि वहाँ पे ग्रैनुलर फाइब्रोसिस होती है, लंग्स में प्लूरल नोड्यूल, गैस्ट्रॉल प्लेट्स एंड फिगोसिटिफिकेशन, ये सिम्टम्स हमें 20-30 साल बाद में लगते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है. फिर एपिडेलियोसिस, आपने कुछ ऐड करना है? बस इसमें ये फेरोगेनस बॉडीज़ बेसिकली एस्बेस्टॉस जो है ना, वो एस्बेस्टॉस बॉडीज़ और फेरोगेनस बॉडीज़ भी बोलते हैं, ये बेसिकली एस्बेस्टॉस बनाता है. सही है. और गोल्डन ब्राउन है अपेयरेंस में, डम्बल शेप्ड है. सही है. ये फेरोगेनस बॉडीज़ बाय इटसेल्फ इज अ गोल्डन ब्राउन डम्बल शेप्ड होते हैं. सही है. और ये आपने नीचे वो डायग्राम में देख लिए. और फिर ये स्टेन इस वजह से प्रूशियन ब्लू के साथ करते हैं क्योंकि आयरन कोट्स होते हैं. सही है. आयरन कोट के फाइबर्स होते हैं इसमें. हाँ, और हाँ तो फ्लोरोसेक्शन मैंने दिखाया है, जैसे फ्लोरा के साथ साथ अंदर थोड़े थोड़े अंदर की तरफ निकले आए हैं. हाँ, तो फ्लोरा फिर के ये साथ साथ प्लूरल प्लग्स बना देते हैं. अच्छा, ये डी क्या भला है? डी भी मेरे ख्याल से डी इसके साथ नहीं है. ठीक है. सही है, डी आगे के पर. साथ है, हाँ, एल होगा डी. ठीक है, ठीक है, ठीक है. अच्छा, ये उसके एस्बेस्टॉस बाद जो है ना, ये डीएनए डैमेज कराता है. सही है. तो ये जो रिस्क है ना, ये सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है स्मोकर्स में, क्योंकि स्मोकर्स में ना एक तो वो स्मोकिंग कर रहा है. ठीक है. दूसरा एस्बेस्टॉस ना, उसमें वो एस्बेस्टॉस के फाइबर जो है ना, वो ये जो इरिटेंट्स है और ये जो कार्सिनोजन है, इसको भी अपने साथ ट्रैप कर देते हैं. ठीक है. सही है. तो ये रिस्क बढ़ जाता है इनमें. एस्बेस्टॉस वाला पेशेंट अगर स्मोकिंग करता है ना, तो उसमें रिस्क ज़्यादा हो जाता है कैंसर का. सही है. एस्बेस्टोस वाला ठीक है. हाँ. बाकी वही आगे एपिडेलियोसिस पढ़ते हैं आगे. हाँ. This is associated with exposure to beryllium in aerospace and manufacturing industries. Granulomatous यानी कि नॉन स्टेजेटिंग होता है ये, और अनहोनी हिस्टोलॉजी एंड देयरफॉर ओकेजनली रिस्पॉन्सिव टू स्टेरॉइड. ठीक है. बेरिलियम एक्सपोज यानी कि एरोस्पेस में होगा बेरिलियम, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में होगा, ग्रेनुलोमास नॉन स्टेजेटिंग होगा हिस्टोलॉजी से, स्टेरॉइड से रिस्पॉन्स होता है ये, और कैंसर और कोर परमानेंट का रिस्क इसमें ज़्यादा होता है बेरिलियम में. अफेक्ट द अपर लोब, सही अपर है. लोब को अफेक्ट कर. ठीक है. हमने कहा था ना फिर ऐसे सोच अब बेस तो ऐसे लोअर लोब पर जाएगा, बाकी अपर लोब पर करेंगे. तो पोल वर्कर दिया हुआ है. पोल वर्कर में होता है प्रोलॉन्ग पोल डस्ट एक्सपोजर, जिसकी वजह से क्या होगा, मैक्रोफेजेस लेटन विद कार्बन इन्फ्लेमेशन एंड फाइब्रोसिस. मैक्रोफेजेस ऑफ कोर्स पोल
है कोल्ड की वजह से, इंक्रीज रिस्क ऑफ कैप्लान सिंड्रोम, इसमें भी न्यूमोकोनियोसिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस होगा और अफेक्ट करता है अपर लोब को, स्मॉल राउंडेड नोड्यूलर ओपेसिटी सीन ऑन इमेजिंग। इमेजिंग तो यही है, स्मॉल राउंडेड नोड्यूलर ओपेसिटी मिलती है। एंथ्रोकोसिस क्या होता है? एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन फाउंड इन मेनी अर्बन ड्वेलर्स एक्सपोज्ड टू सूटी एयर। जो सूटी एयर होती हैं उनमें एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन अगर है तो एंथ्रोकोसिस कहते हैं, यानी कि वो सही है, सूटी एयर से एक्सपोज है, कोल्ड से एक्सपोज है, लेकिन उनके सिम्टम्स कोई नहीं आ रहे, उसको एंथ्रोकोसिस कहेंगे। सही है, सही है, सही, मतलब पोल्यूशन को एक्सपोज हुए लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा उसमें, और अपर जैसे लोग को सही है। ठीक है। उसके बाद सिलिकोसिस है लास्ट में, न्यूमोकोनियोसिस है। अच्छा, सिलिकोसिस क्या होता कैप्लन है? में आपने दो चीज़ें, तीन चीज़ें हैं ना, कैप्लन में न्यूमेराइड नोड्यूल्स भी है, और कैप्लन में रूमेटाइड आर्थराइटिस है, न्यूमोकोनियोसिस है, एंड नोड्यूल्स है, ठीक है, लंग नोड्यूल्स है। अच्छा, सिलिकोसिस की आप बात कर रही थी। ठीक है। एसोसिएटेड विद सैंड ब्लास्टिंग एंड फाउंड्रीज, माइंस, इन सब में होता है सिलिकॉन, फाउंड्रीज में, माइंस में, सैंड ब्लास्टिंग में, और मैक्रोफेज रिस्पॉन्ड टू सिलिका एंड रिलीज फाइब्रोजेनिक फैक्टर्स लीडिंग टू फाइब्रोसिस, यानी कि सिलिका से जैसे एक्सपोजर होगा मैक्रोफेजेस के रिस्पॉन्स में फाइब्रोटिक फैक्टर्स रिलीज करेंगे जो लंग फाइब्रोसिस कॉज करेंगे। और बाकी है, इट इज थॉट दैट सिलिका में डिसरप्ट फेगोलाइसोसोम एंड इम्पेयर मैक्रोफेजेस। अब वो कहते हैं कि बेशक मैक्रोफेज सिलिका को इन्वॉल्व करके बाकी फाइब्रोसिस कॉज करते हैं, लेकिन सिलिका जो होते हैं वो फेगोलाइसोसोम्स को डैमेज कर सकते हैं, मैक्रोफेजेस को डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा? इंक्रीजिंग ससेप्टिबिलिटी टू टीबी। अब सपोज जब हमारे लंग में मैक्रोफेजेस नहीं होंगे तो मैक्रोफेजेस के टीबी के अगेंस्ट फाइट करने के लिए हमारे पास मेन जो वो रिजर्वोयर पड़ा होता है वो मैक्रोफेजेस ही होता है। अगर सिलिका से एक्सपोजर हुआ, मैक्रोफेजेस या फेगोलाइसोसोम डैमेज हो गए तो टीबी की ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाएगी, जरा सा भी कोई टीबी का आपको पैथोजन आएगा फौरन बंदे को टीबी हो जाएगा। और इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर, ओवर पल्मोनरी कैप्लान सिंड्रोम, सब चीज़ों का रिस्क ज़्यादा है इसमें, पर लोग को अफेक्ट करता है। और सिलिकोसिस में एग शेल कैल्सिफिकेशन होती है और हाइलर इन्फोर्स ऑन चेस्ट एक्सरे। ये डायग्राम इसकी बड़ी अच्छी सी होती है, आप बेशक गूगल पे देख लो, मैंने देखी थी। एग शेल कैल्सिफिकेशन ऑफ हाइलर इन्फोर्स ऑन चेस्ट एक्सरे। और ना एक और बात यहाँ पे थी कि जो इसका वो होता है ना, बायोप्सी होती है सिलिकोसिस में, अगर हम लंग का कोई पार्ट लेके उसकी बायोप्सी करें तो बायफरेंजेंट पार्टिकल्स रहते हैं बायोप्सी की, ठीक सही है। है। और अगर निकल माइंस में कोई काम करते हैं ना, निकल माइनर्स जो होते हैं, तो निकल से एन फॉर निकल, एन फॉर नेजल, नेजल और लंग कैंसर होते हैं निकल माइनर्स में सबसे ज्यादा कॉमन। ये बात अच्छा, समझ इसमें लेना। ना आपने एक बात की ना कि बेसिकली ने जो सैंड ब्लास्टर्स होते हैं ना, ये सैंड को ना फेंकते हैं इस तरह ना, वो लगाते हैं, ठीक है, तो उससे जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं ना वो इनहेल करते हैं। अब ये जो सैंड ब्लास्टर्स है या सिलिका सैंड ब्लास्टर, ये सिलिका पार्टिकल्स जब इनहेल होते हैं ना, तो उसके अगेंस्ट जो मैक्रोफेजेस है वो, मतलब एक टाइम आता है कि वो काम छोड़ देते हैं, और ऑब्वियसली मैक्रोफेजेस ऐसा चीज़ है कि जो भी इसको इनहिबिट करेगा, और अगर छुपी हुई टीबी है तो वो एक्सपोज हो जाएगी। सही है, इस वजह से कह रहे हैं इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू टीबी। ठीक है। दूसरा ये है कि कॉर्परमुलेल राइट हार्ट फेलियर को बोलते हैं ड्यू टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो ये लंग में आप इन्हेलेशन ले रहे हो सिलिका की, सिलिकोसिस हो रही, फाइब्रोसिस में बात जा रही है, और फाइब्रोसिस की वजह से वो रिलैक्स प्रॉपर्ली नहीं हो रहे, पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ा दिया आपने, पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो गया। कैप्लन में वही तीन बातें हैं कि रूमेटॉइड वजन और न्यूमोकोनियोसिस है और साथ में नोड्यूल्स है। अच्छा, फिर अगर आप बात करें एग शेल कैल्सिफिकेशन की, हाइलर लिम्फ नोड्स पे चेस्ट एक्सरे पे होंगे, सही है, बिल्कुल बिल्कुल वाइटिश सा होगा इस तरह का। मैंने आपको हाँ, और पिक्चर भेजी है, मैंने आपको, आपको देख सकते हैं, तीन चार अच्छा, पिक्चर भेजे हैं सही है, वो एक्चुअल कैल्कुलेशन के, ताकि एक मरतबा नजर से गुजरी भी हो पिक्चर। ठीक है। तो एक मिनट ज़रा ये मैं कंफर्म कर दूं, क्योंकि सही है। तो ये हो गई आपकी एग शेल कैल्सिफिकेशन। ओके। अच्छा, फिर अगर आप देखें इसमें
बायफ्रेंजन पार्टिकल की तो आपने बात कर ली ना कि जो डेंस होते हैं हो बायोप्सी में कोलिजन। बायोप्सी पार्टिकल। सही है। जी जी। अच्छा, इसमें इसमें बस बस यही एक है। चीज़ ऐड कर दो कि हाँ, कॉन्ग्लोमरेशन हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है? फाइब्रोटिक कॉन्ग्लोमरेशन बोलते हैं, और कैल्सिफाइड नोड्स होते हैं इसमें। क्यों? वो प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस हो रही होती है उनमें, ठीक है ना। ये जो ऑक्यूपेशनल सिलिका एक्सपोजर है ना, इसमें फाइब्रोसिस होती है, सही है। तो फाइब्रोटिक कॉन्ग्लोमरेशन बोलते हैं उसको। मुझे वर्ड की स्पेलिंग तो बताइएगा प्लीज। ये CONGOLMER। मैं आपको एक इमेज भेजता हूँ, ये इमेज आप काइंडली देख लीजिएगा, इसमें ये पूरा डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो अच्छा, बस अभी आगे जाते हैं, थोड़ा सा स्पीड मारते हैं ताकि इसको हम कवर कर लें। ये पिक्चर आपने देख लिया? आगे की समझ वाली चीजें हैं नहीं, याद करने वाली ज्यादा चीजें हैं। हाँ, अभी बट आगे भी ठीक बहुत है। सारी चीज़ें हैं ना, तो इस वजह से। अच्छा, फिर हम अगर बात करें ये जो क्या बोलते हैं मिज़ोथीलियोमा की तरफ आप आ जाएं। अभी है मिज़ोथीलियोमा आपके पास? ये मुझे पॉलीसीलियोमा मैलिग्नेंसी ऑफ प्लूरास्कोपिक। तो एस्बेस्टोस इज बेसिकली commonly causing bronchogenic carcinoma compared to the mesothelioma। सही है। और लॉन्ग लेटेंसी है इसमें, एज मोर देन 60 है पेशेंट का, सही है। ठीक है। फिर ये है कि जो अच्छा, फिर ये है रिकरेंट प्लूरल इफ्यूजन है, और डिस्निया है, चेस्ट पेन है, ट्यूमर इन केसेस द लंग ड्यू टू प्लूरल थिकनिंग, एंड इमेजिंग बाय एक्सरे और इफ्यूजन और थिकनिंग प्लग्स। तो मतलब ये हो रहा है ना, अगर आप हिस्टोलॉजी में देखो आपको सेमोमा बॉडीज़ मिलेंगी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में शोज पोलीगोनल ट्यूमर सेल्स विद माइक्रोविलाई डेस्मोसोम्स, सही है, एंड टोनोफिलामेंट्स, calretinine and cytokeratin P5 and 6 positive in almost all mesotheliomas। ये important है, ठीक है। And calretinine and cytokeratin is the marker for mesothelioma। It's negative in most carcinoma, so tobacco smoking is not a risk factor। सर्जरी ओनली। ये इम्पोर्टेंट बात है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि मिज़ोथीलियोमा के लिए जो रिस्क वो है मेन, जो वो है वो एस्बेस्टोसिस है, एस्बेस्टोस से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें आई डोंट थिंक सो कि कोई चीज़ है। और इसके लिए बस वाहिद एक रिस्क फैक्टर है, एंड दैट इज़ द एस्बेस्टोसिस। और ज़रूरी बात यह है ना कि ये जो मतलब हम कहते हैं ना, ये ओल्ड एज में होता है, तो बेसिकली इट नीड्स अ लॉन्ग एक्सपोजर, बहुत एक्सपोजर की बहुत बड़ी हिस्ट्री होगी, ठीक है। अच्छा जी, आवाज़ आ रही है? हाँ, तो जी अब बिल्कुल, क्या हो गया? हाँ, अब जाते हैं और बात करते हैं हम लोग ARDS। ARDS पर। ARDS में आगे ARDS या आपके पास topic? ARDS, अच्छा, ARDS में इट्स alveolar insult, release of pro-inflammatory cytokine, neutrophil recruitment of the activation, and release of toxic mediators like reactive oxygen species, proteases, etc., capillary endothelial cell damage, and increased vascular permeability, leakage of the protein-rich fluid into alveoli, intra-alveolar hyaline membranes, and non-cardiogenic pulmonary edema. So the pulmonary capillary wedge pressure will be normal. Decreased compliance in the and VQ mismatch, hypoxemia, hypoxic vasoconstriction, pulmonary vascular resistance, loss of surfactant also contributes to alveolar collapse। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट था, उसने इन्हेलेशन इंजरी कर ली, उसको बर्न हो गया, इन्हेलेशन इंजरी हो गई, कोई एस्पिरेशन नमूनिया हो गया, उसको पैंक्रेटाइटिस हुआ था, उसको सिवियर बर्न हुआ था, सही है। और तो मतलब ये कॉजेज़ में आती है ना, तो इस वजह से इसकी जो पल्मोनरी कैपिलरीज थी ना, उसकी परमेबिलिटी बढ़ गई, और न्यूट्रोफिल्स वगैरह इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस वहाँ पे रिलीज़ हो गए, सही है।
और आपका जो प्रोटीन रिच फ्लूइड था वो लीक हुआ वहाँ पे एल्वियोलाई में, तो एल्वियोलाई में इंट्रा एल्वियोलर हाइलिन मेम्ब्रेन बन गया, सही है, कैपिलरी एंडोथेलियल इंट्रा एल्वियोलर हाइलिन मेम्ब्रेन्स। ठीक है। तो अभी नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा मीन कि अगर आपके पास हार्ट से रिलेटेड कोई एडिमा होगा ना तो उसमें पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर बढ़ जाएगा, सही है। लेकिन ये वाला जो एडिमा है ये नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा है, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर में नॉर्मल रहेगा। ये इंपॉर्टेंट वो है, हाँ, डिफरेंशिएटिंग फीचर है दोनों का। डायरेक्टली, हाँ, ये डायरेक्टली साइटोकाइन की वजह से हुआ है जो मैंने कैपिलरी परमेबिलिटी को इंक्रीज किया है, हार्ट की वजह से नहीं हुआ। कि पी नॉर्मल रहेगा और नो कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ठीक अच्छा, हो गया। अब अगर आप बात करें ना इसमें कॉजेज़ की, तो देखिए इन्फेक्शन हो सकता है कोई लंग्स वगैरह की, सेप्सिस हो सकता है, मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे टॉप पे हमने सेप्सिस को रखना है। देन एस्पिरेशन निमोनिया, देन ट्रॉमा, पेंक्रेटाइटिस, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोagulation, सही है। कोई आपने मेडिकेशन वगैरह ली है, इनमें इन सारों में ये कंडीशन हो सकता है। ठीक तो है। इसमें और पेंक्रेटाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। हाँ ये और पेंक्रेटाइटिस की वजह से आरडीएस होना। हाँ और क्या कॉज इसमें करता है? आपने ये भी ऐड करना है जो ट्रॉली है ना, ट्रांसल्यूशन लंग इंजरी, इसमें ये भी आता है। बाकी डायग्नोसिस के लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया उसको कहते हैं, मेरे ख्याल से बर्लिन क्राइटेरिया है इसके लिए। तो इसमें जो बर्लिन डेफिनेशन ऑफ ARDS है ना, ये बेसिकली कहते हैं कि इसमें ये एक्यूट होता है, इसमें रीनल फेलियर आ जाता है, इसमें डेंसिटीज़ होती है, ये मतलब डिफरेंट वो आ जाते हैं। लेकिन डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ विद द फॉलोइंग क्राइटेरिया, अब ये देखिए इसमें लिखा है कि abnormal chest X-ray finding mean bilateral lung opacities, thereby respiratory failure within 1 week of alveolar insult, thereby decreased pulmonary artery oxygen by FiO2 ratio, सही है, there should be less than 300. Hypoxemia is due to increased intrapulmonary shunting and diffusion abnormalities. Symptom of respiratory failure are not due to heart failure, fluid overload, ठीक है। अच्छा, मुझे ये आपने जो क्लासिफिकेशन वो बताई है इसकी, बर्लिन क्या नाम बताया आपने? ये बर्लिन, इसका आपने एक वो एग्जैक्ट, मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे इसका एग्जैक्ट वो लेट मी कंफर्म इट, ओके, कि ये जो बर्लिन क्राइटेरिया ये किस लिए है, ये है रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के लिए, ठीक है, यही क्राइटेरिया है। और इसमें ना विद इन 1 वीक ऑफ अ नोन इंसल्ट इसकी टाइमिंग है, बायलैटरल लंग ओपेसिटीज़ है, एडिमा ऑफ ओरिजिन नॉट फुली एक्सपेंडेड बाय कार्डिक फेलियर एंड ऑक्सीजनेशन इम्पेयर। मतलब यही बातें जो इन्होंने लिखी है ना, ये बर्लिन क्राइटेरिया है, सही है, ये जो इन्होंने 4-5 बातें लिखी हुई है। तो तो इस इसमें ना क्राइटेरिया से हम क्या जज करते हैं? इसमें ना अगर डायग्नोस, क्राइटेरिया, हाँ इसमें आप और चीज़ों का एक्सक्लूड कर देते हो, सही है। बायलैटरल लंग ओपेसिटी और कंडीशन में भी आ सकती है। अब अगर उसके साथ रिस्पिरेटरी फेलियर है, 1 वीक ऑफ एल्वुलर इंसल्ट मीन एक पेशेंट था, उसको एक हफ्ता पहले सेप्सिस हो गया था, और अब उसके एक्सरे पे बायलैटरल लंग ओपेसिटीज़ आ रही है और उसका जो PaO2/FiO2 रेशो है वो लेस देन 300 आ रहा है, सही है, और साथ में हाइपोक्सीमिया है, ठीक है। तो आप अब समझ डायग्नोसिस ऑफ एक्सट्रीम का मतलब क्या है? ये डायग्नोसिस। चारों चीजें होंगी, ये हाँ, चारों चीजें होंगी तो हमें इसको एआरडीएस काउंट करना है। ये RDS, हाँ एग्जैक्टली, के पेशेंट है उसके चेस्ट एक्सरे बायलैटरल ओपेसिटीज़ है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना FiO2 जो रेशो है, PaO2, ये वो ऑक्सीजन है जो हमारे आर्टरियल ऑक्सीजन में पड़ा हुआ है, सही है, आर्टरी में ऑक्सीजन है, सही है, जो फ्री वो इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टरीज। और FiO2 जो आप इंस्पायर्ड कर रहे हो, अब लेट्स से मैं जो इंस्पायर्ड कर रहा हूँ और जो ब्लड में जा रहा है, इंस्पायर्ड ज़्यादा करूँ ब्लड में कम जा रहा है, तो समझ जाओ कि ये प्रॉब्लम है, बीच में कोई अच्छा खासा डैमेज हुआ है लंग्स को, ठीक है, तो ये जो PaO2 लेवल है ना ये कम होगा। ठीक है। और FiO2 आप भले बढ़ा दें लेकिन PaO2 आपका कम रहेगा, तो ये जो रेशो है कहते हैं ये लेस देन 300 हो। हाँ हाँ, डिफरेंस में प्रॉब्लम है। हाँ, और इसमें ना नॉर्मली आई थिंक ये वैल्यू ना आपकी 400 से और 400 से ऊपर आनी चाहिए। फिर अगर आप देखें, और सिवियर जो है ना इसका रेशो लेस देन 100 है समथिंग।
सिम्टम में आप देखें कि सिम्टम और रेस्पिरेटरी फेलियर होंगे इसमें। तो अब कंसिक्वेंसेस में कह रहे हैं कि इम्पेयर्ड गैसेस एक्सचेंज है, डिक्रीज लंग कंप्लाइंस है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। तो मतलब ऑब्वियसली यार है कि अगर एक लंग को आपने फुल लोड ऑफ फ्लूइड किया हुआ है, सही है, एडीमा है वहाँ पर, वो ना तो डिस्टेंसिबल होगा, उसमें आपने हाइपोक्सिया किया हुआ है, उसकी वजह से पल्मोनरी वाजो कंस्ट्रक्शन बढ़ जाएगी, उसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, सही है, तो वो साइनोज होगा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अब हमने करना क्या है मैनेजमेंट में भैया ना, आप पहले ना ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज, जो मेन वजह है उसको पहले ट्रीट करो, सही है। फिर इसमें ना पीप को थोड़ा सा बढ़ा के रखो। पीप बढ़ाने का मतलब ये है, इसमें लिखा हुआ है अगर आप ये देखें, एक तो आपने पेशेंट को ना मैकेनिकल वेंटिलेशन देनी है। मतलब ये हुआ वो रिस्पिरेटरी फेलियर में है तो ऑब्वियसली आप मैकेनिकल वेंटिलेशन दोगे उसको। दूसरा, उसका टाइडल वॉल्यूम आपने कम रखना है। टाइडल वॉल्यूम जो आप पर पर रिस्पायरेशन, इनहेलेशन या एक्सहेलेशन में जो एयर आप दे रहे हो, सही है, जो बाहर निकल रहा है, ये टाइडल वॉल्यूम थोड़ा कम रखना है, सही है। कम रखने का ये फ़ायदा होता है भाईजान कि अगर आप टाइडल वॉल्यूम को बढ़ाते हो ना तो और पीप को ज़्यादा करते हो तो ये बैरोमेट्रिक इंजरी का ख़तरा होता है। ऑलरेडी उसका जो है ना लंग्स वो फुल ऑफ फ्लूइड है, ठीक है। आपने करना ये है कि पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर को बढ़ाना है। मतलब इसके लंग्स को ना, इसके अल्वियोलाई को आपने पुश करना है कि वो ओपन रहे। ये जो पीप है ना, ये एक वेंटिलेशन में जब आप पीप रखते हो ना थोड़ा सा इंक्रीज, तो वो अल्वियोलाई को कोलैप्स होने से बचाते हैं, उसको ओपन रखते हैं। हाँ, वो जो ओपन रहे, हाँ वो ओपन रहेंगे और साथ में थोड़ा सा एयर चला जाएगा, वहाँ पे एयर जाता जाएगा। तो इस वजह से पीप, अगर पीप बहुत नहीं बढ़ाना, सही है, पीप भी मॉडरेटली इंक्रीज रखना है ताकि बैरोमेट्रिक ट्रॉमा ना हो। तो ये चीज़ें हो गई। और फिर हमारे पास क्या है कि बस यही है और इसमें कुछ नहीं है। एक्सरे की तरफ देखो, एंडोट्रेकियल ट्यूब पास किया हुआ है बंदे को, और इंटरनल जुगुलर लाइन भी पास है, और ओपेसिटीज़ है इसमें, डिफ्यूज ओपेसिटीज़ है। फिर ये जो दूसरा वो डायग्राम दिया हुआ है उसमें लिखा है कि ये हाइलिन इंट्रा अल्वियोलर हाइलिन मेम्ब्रेन है, सही है। तो बस यही है, इसके 3 फेजेज़ है, सही है। ARDS के 3 फेजेज़ है जो कि यू वर्ड में बताए गए थे। पहले कहते हैं कि हाइलिन मेम्ब्रेन एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, सही है। दूसरे में कहते हैं ये प्रोलिफरेटिव फेज़ होता है, इसमें इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन हो जाता है, प्रोलिफरेशन ऑफ द न्यूमोसाइट न्यूक्लियस सेल फाइब्रोब्लास्ट हो जाते हैं, सही है। और तीसरे में फाइब्रोसिस होती है जो कि सारे पेशेंट्स में नहीं हो सकता, सही है। मतलब कुछ पेशेंट रिकवर कर जाते हैं और इम्प्रूव हो जाते हैं। तो ये जो पहले वाला फेज़ है हाइलिन मेम्ब्रेन फॉर्मेशन इन फर्स्ट वीक, सही है। और इसमें मैक्रोफेज न्यूट्रोफिल ये चीज़ आ जाती है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन वाला सीन है, हाइलिन मेम्ब्रेन बना हुआ है। जो सेकंड फेज़ है प्रोलिफरेटिव फेज़, वो दूसरे वीक में होता है, और उसमें ना मेनली क्या आते हैं, फाइब्रोब्लास्ट वगैरह आ जाते हैं, एंडोथेलियल सेल्स, न्यूमोसाइट, फाइब्रोब्लास्ट। फिर तीसरे वाले में ना फुल फाइब्रोसिस होती है, जो तीसरे वीक से फिर शुरू हो जाता है। तो मतलब जो फेट है ना ARDS का, वो फाइब्रोसिस भी हो सकती है और वो हील भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं ना पानी लेके आ रही हूँ, थोड़ा 2 मिनट देंगे। जी जी। नहीं देन आप रीड करें, मैं आपसे पानी पी के आती हूँ, बस मैं कह रही हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एपनिया, स्लीप एपनिया में ये है कि आपके पास फॉर 10 मिनट्स, फॉर 10 सेकेंड्स देर इज़ अ सेसेशन ऑफ रिस्पायरेशन, repeated cessation of breathing for 10 seconds, and then the sleep is disturbed, daytime somnolence, diagnosis confirmed by sleep study। होता ये है कि 10 मिनट्स 10 सेकंड्स के लिए जब उसका सांस रुक जाता है तो वो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रहा होता, तो उस जगह पर ये उठ जाता है। तो ये रिपीटेडली ये चीज़ होती रहती है। इनको हाइपोक्सिया होता है, पल्मोनरी वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी डेवलप कर सकते हैं। इनमें एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है और सडन डेथ हो सकता है इनमें, सही है। तो ओवरऑल ये बेचारे जब हाइपोक्सिक होते हैं तो इनमें एरिथ्रोपोइटिन भी बढ़ जाता है और इंक्रीज एरिथ्रोपोइसिस होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की बात ये है कि ये रिस्पिरेटरी एफर्ट है अगेंस्ट द एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज यूजुअली नॉर्मल ड्यूरिंग द डे टाइम एंड एसोसिएटेड विद ओबेसिटी, लाउड स्नोरिंग, डे टाइम स्लीपनेस, यूजुअली कॉज्ड बाय एक्सेसिव पैराफेरेंजियल ओरोफेरेंजियल टिश्यू इन एडल्ट्स एंड एडिनोटॉन्सिलर हाइपरट्रोफी इन चिल्ड्रन। आप देखें, अगर एडिनल टॉन्सिलर हाइपरट्रोफी, किसी के टॉन्सिल्स बड़े हुए हैं, किसी का पैरा फेरेंजियल और फेरेंजियल वो है, मसल्स ज़्यादा है या टिश्यूज़ यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये जब सांस लेते हैं तो वो जब ये रात को ना लेट जाते हैं
तो इनके जो टिश्यूज़ है ना, ये हमारे जो एयरवे है ना, इस पे आ जाते हैं। तो जो एयर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, तो वो स्नोर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब ये स्नोरिंग जो है ना, ये डेंजरस है। तो इसमें ये क्लिनिकल बात है, ये आप ऐसे ही अपने साथ नोट कर लें। इस पर मैं एक स्टडी देख रहा था, वो कह रहे थे कि ये जो स्नोर है ना, इससे जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है ना, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी में अगर कोई प्लग है ना, तो उसको भी डैमेज करके और वो प्लग रिलीज होकर स्ट्रोक भी कर सकता है। सही है। और लॉन्ग टर्म रन में इवन इट कैन कॉज लाइक डायसेक्शन ऑफ द कैरोटिड आर्टरीज। तो ये ख़तरनाक चीज़ है बहुत ज़्यादा। सही है, स्नोर। अच्छा जी, इसके हैं ट्रीटमेंट है, इसके अच्छे खासे बहुत सारे वो हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट है इसके स्नोरिंग के। अच्छा, फिर ये इसमें देखिए आप ट्रीटमेंट के लिए क्या दिया हुआ है कि वेट लॉस करें, आप सी पैप यूज़ करें, आप डेंटल डिवाइसेस यूज़ करें, आप हाइपोग्लोसल नर्व स्टिमुलेशन, ये भी एक वो है थेरेपी, इसकी ट्रीटमेंट है। अपर एयरवे सर्जरी हो सकती है। तो हाँ, इसमें यही चीज़ है। अगर एक्रोमेगली कॉज है या फिर हाइपोथायराइडिज्म है, तो उसको आप ट्रीट करें। इन शॉर्ट, ये जितने भी ये कंडीशन है, आपने इसको ऐसे ट्रीट करना है। ठीक है। अच्छा, सबसे स्ट्रेट रखती हूँ। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप, सेंट्रल स्लीप एपनिया, आप इसको फास्ट ही बस जल्दी जल्दी से जाते जाए, और बीच में जो पॉइंट आते हैं एक दूसरे के पास आते जाएंगे। किसी पढ़े पढ़े। आप कंटिन्यू करें प्लीज़। ओके। सेंट्रल स्लीप एपनिया, impaired respiratory effort due to CNS injury or toxicity. Congestive heart failure occurs may be associated with change of respiration or switch between apnea and hyperapnea. Treatment है positive airway pressure. positive airway pressure देते हैं। ये CNS इंजरी की वजह से होगा, और इसमें रेस्पिरेटरी एफर्ट सीएनएस इंजरी और टॉक्सिसिटी की वजह से खराब हो गई है, तो इसको सेंट्रल केयर है। हार्ट फेलियर ऑब्जर्व्ड और चेंज ऑफ रेस्पिरेशन, पुशिंग, जैसे पुशिंग जो जो होता है, पुशिंग रिफ्लेक्स, इसमें भी होता है ना जी सेंट्रल एपनिया। हो सकता है ना उसमें भी, इसमें भी चेंज ऑफ ब्रीथिंग पैटर्न होता है। हाँ, एक वो है ना, काइंड स्ट्रोक रेस्पिरेशन है। जी जी जी। अच्छा, और ऊपर जो हम पढ़ेगा ना ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, उससे दो बातें थी। एक बात तो ये कि इसकी कॉम्प्लिकेशन में लिखा हुआ था कि वो हाइपरटेंशन और राइट साइडेड हार्ट फेलियर कॉज कर सकती है, ऑब्स्ट्रक्टिव बिल्कुल स्लीप बिल्कुल, एपनिया। जो भी चीज़ पल्मोनरी हाइपरटेंशन कॉज करेगा, वो राइट हार्ट फेलियर, कार्बोनरी कॉज कर सकता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा, और उसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन होने की क्या बात थी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जब में? आप हाइपोक्सिया कराते हो लंग्स में, अगर वो बेचारा स्लीप में उसका एकदम सांस बंद होगा, तो सांस बंद करने से उसका आपने ऑक्सीजन पूरा का पूरा लंग्स को कम कर दिया, और ये चीज़ रिपीटेडली हो रहा है, क्रोनिकली हो रहा है, तो हाइपोक्सिक वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है लंग्स में, वो बात चली जाती है पल्मोनरी हाइपरटेंशन में। ठीक है, ओके ओके ओके, सही हो गया। इसके बाद है, हाँ, और इसमें एक बात मैंने और लिखी है, जो सेंट्रल स्लीप एपनिया है कि सिवियरिटी इज हाईएस्ट इन आरईएम, रैम स्लीप जो होती है ना, उसमें होती है। सही है। रैम स्लीप में क्या होता है, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में क्या होता है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी जब ज़्यादा होगी, तो हमारी जो इंस्टेबिलिटी होती है, सीवी इंस्टेबिलिटी, वो भी बहुत ज़्यादा होगी। सही है। इसलिए रैम स्लीप में सेंट्रल स्लीप एपनिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा है। अच्छा, ये स्लीप अपनी आप कह रहे हैं कि रेस्टिंग आई मूवमेंट स्लीप में होता है। हाँ, रैपिड आई मूवमेंट में होता है, और सुपाइन पोजीशन रैपिड में आई होता है। मूवमेंट, सही है, रैपिड आई। सुपाइन पोजीशन इसलिए क्योंकि सुपाइन पोजीशन में जो रेस्पिरेटरी मसल्स की टोन होती है ना, हम्म। वो कम हुई होती है। तो एक तो सुपाइन पोजीशन में रेस्पिरेटरी मसल्स की टोन कम हुई होती है, और दूसरा टांग जो होती है वो बैकवर्ड फॉल होने की चांसेस होती है। उस सही है। टाइम बैकवर्ड फॉल होने की नहीं होगा ना, तो इसलिए रैपिड आई मूवमेंट में और सुपाइन पोजीशन में दोनों में जो है सेंट्रल की करती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो अभी ओबेसिटिव हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम में अगर आप देखें, कहते हैं ये पिकविकियन पिकविकियन सिंड्रोम, इसको बोलते हैं पिकविकियन सिंड्रोम। और ओबेसिटी मोर देन बीएमआई अगर किसी की 30 से अबव है, केजी पर मीटर स्क्वायर, और किसी को अगर हाइपोवेंटिलेशन है, तो और इफ़ देयर इज़ यानी कि ओबेसिटी की वजह से हाइपोवेंटिलेट कर दो बंदे को, उसका
अगर आप हाइपो वेंटिलेट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो आउट नहीं होगा, तो वो रिटेन रहेगा, तो CO2 बढ़ जाएगा और ड्यूरिंग वेकिंग आवर्स रिटेन करेगा, सही है। और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम हो जाएगा और PaCO2 ज़्यादा होगा ड्यूरिंग स्लीप। अब ट्रीटमेंट क्या है, वेट लॉस करो, पॉजिटिव एयरवे प्रेशर दो उसको। अच्छा और बच्ची का दोनों का ट्रीटमेंट दे रही थी, बहुत सी रिजर्वेशन है वेट लॉस ठीक वेट है। लॉस इसमें अपना मेडिसिन ठीक तो हो गया। बस और ये ये बात ओवरऑल भी इस आती तरह है है कि जो हाइपोग्लोसल नर्व की स्टिमुलेशन आप कराते हो ना, इसमें बेसिकली आप हमने ऊपर पढ़ा था ना स्लीप एपनिया की ट्रीटमेंट में, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, लेकिन ये पॉइंट आ गया कि हाइपोग्लोसल नर्व अगर आप स्टिमुलेट कर रहे हो तो ये डायमीटर ऑफ ओरोफेरिंजियल एयरवे को बढ़ा देता है, सही है। हाँ टाइम हाँ करो और फिर ये गया हाँ तो ये उसको उसकी डायमीटर को बढ़ा देता है और फेरेंजियल एयरवे की सिंपल उसको थोड़ा सा ओपन करके रखता है बस, क्लोज एयरवे को, और एपनिक इवेंट्स को कम कर दिया। अच्छा फिर हम आते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन पे बात करें। पल्मोनरी हाइपरटेंशन आपके पास नेक्स्ट टॉपिक। हमारे पास तो है डिजिटल मनी हाइपरटेंशन है अच्छा पल्मोनरी पर हाइपरटेंशन, मतलब जी जी। जी सो इन, एलिवेटेड नहीं जी जी कंटिन्यू करें। elevated mean pulmonary artery pressure greater than 20 at rest results in arterial sclerosis, medial hypertrophy, intimal fibrosis or pulmonary arteries. Plexiform lesions हो सकते हैं, plexiform lesions होते हैं abnormal arterial remodeling। देखिए पल्मोनरी आर्टरी है ना, अगर स्पेशल शुगर से वो डैमेज हुई है तो फोर्थ आर्टरी की रिमॉडलिंग होगी। अगर वो एबनॉर्मल रिमॉडलिंग हो रही है ना तो इसको कहते हैं प्लेक्सिफॉर्म लीजन, क्योंकि ऑफ कोर्स जब ज्यादा स्ट्रेस होगा तो ज्यादा जल्दी डैमेज होगा, जल्दी जल्दी रिपेयर करने के चक्कर में एबनॉर्मल रिमॉडलिंग होगी। इसको कहते हैं प्लेक्सिफॉर्म लीजन इंक्रीज पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस। या फिर इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से होता है कि राइट वेंट्रिकल समस्या बढ़ जाता है क्योंकि रेजिस्टेंस काफी लोड ने बढ़ा दिया है और राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी से राइट वेंट्रिकल फेलियर हो सकता है। इसके सही है। सिम्टम्स वही होते हैं, फटीग, प्रोलैक्टिव डिस्निया, चेस्ट पेन, सिनकोपी, यही सब चीजें होंगी पल्मोनरी हाइपरटेंशन में अल्टीमेटली। अच्छा अब अगर आप देखें इसमें ना पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन दिया हुआ है, ठीक है, ये इसका मेन वो है। अच्छा पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन में कहते हैं कि ये ऑफन इडियोपैथिक है, फीमेल इज़ मोर इन्वॉल्व देन मेल्स। हेरिटेबल पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन कैन बी ड्यू टू एन इनएक्टिवेटिंग जीन्स म्यूटेशन लाइक बम्पर जीन। अब इस तरह इसको याद रखो, बम्पर जो है ना वो पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस को बढ़ा के, मतलब ये स्मूथ मसल्स है। बम्पर्स ठीक जिस है तरह खड वो होता है, एक मोड़ से होता है ना, या वो है सड़क में जो एक उभराई सी होती है, क्या बोलते हैं उसको उर्दू में, एक तो खड्डा होता है ना, एक जो ब्रेकर टाइप होता है ना, तो ये जो बम्पर्स है हाँ ना, हाँ कहते हैं ये बम्पर आ गया आगे, तो हाँ बम्पर्स इज हाँ बेसिकली, हाँ वो है स्मूथ नसल मसल्स से की, लगा के वो है कि शो स्मूथ करने मसल्स का होते हैं अमाउंट बढ़ गया है, करते हैं। सही है, प्रोलिफरेशन हो चुकी है। ठीक है तो ये बम्पर आपका पल्मोनरी ओके हाइपरटेंशन कर रहा है अगर इसमें आपने क्या कर दिया, म्यूटेशन कर दी। नॉर्मली बम्पर का काम है कि स्मूथ मसल्स की प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करते हैं, सही है, लेकिन म्यूटेट करोगे तो वो क्या प्रोलिफरेट होगा। पुअर प्रोग्नोसिस है इसका अगर ये वाला म्यूटेशन है। पल्मोनरी वैस्कुलर एंडोथेलियल डिस्फंक्शन, अच्छा अगर वैस्कुलर एंडोथेलियल डिस्फंक्शन होगी तो एंडोथेलिन रिलीज होगा जो कि वेजोकंस्ट्रिक्टर है, और कम वेजोडाइलेटर होगा लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोस्टासाइक्लिन, ठीक है। यानी कि या तो बम्पर जीन म्यूटेशन है या पल्मोनरी वैस्कुलर एंडोथेलियल डैमेज है जो कि एंडोथेलिन प्रोड्यूस कर रहा है इसे वेजोकंस्ट्रिक्टर, और अपोजिटली जो वेजोडाइलेटर है वो कम है नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन। फिर अगर आप ठीक है बात करेंगी उसकी ये अदर जो कॉजेज हाँ ये जो एंडोथेलियल सेल डिस्फंक्शन है इट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ द कोई ट्रिगर है जो कि इंसल्ट कर रहा है, कोई इन्फेक्शन है, कोई ड्रग्स है, सही है, कोई इस तरह चीज़ें हैं। अदर कॉजेज़ में हमारे पास एम्फीटामिन्स है, कोकेन है, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ है, HIV है, पोर्टल हाइपरटेंशन है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, स्किस्टोसोमियासिस है। अच्छा जी, फिर अगर डॉक्टर आप, जी जी सिस्टोसोमियासिस को हमने बड़ा था पल्मोनरी हाइपरटेंशन कॉज करती है, हमने माइक्रो में पढ़ा, लेकिन जी, पोर्टल हाइपरटेंशन किस तरह पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन कॉज करती है। देखिए पोर्टल देखिए हाइपरटेंशन में, जब हाँ 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 जैसे पोर्टल हाइपरटेंशन होती है ना, यानी कि पोर्टल ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो ब्लड जो होता है दूसरी ऑर्गन की तरफ शिफ्ट होता है। जब दूसरे ऑर्गन की तरफ शिफ्ट होगा और हिपैटिक बाईपास, क्योंकि देखो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, यूजर नहीं जा सकता, मतलब हिपैटिक उसमें लिवर में नहीं जा सकता क्योंकि हाइपरटेंशन वहाँ कम जाएगा, तो हिपैटिक बाईपास होगा। जब हिपैटिक बाईपास होगा तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो सीरोटोनिन ज्यादा रिलीज होता है, पता है सीरोटोनिन या जितने भी ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ब्लड के अंदर, इन सबकी मेटाबॉलिज्म लिवर में होना होता है। जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, लिवर में ब्लड जा नहीं रहा, हिपैटिक बाईपास हो रहा है, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, मेटाबोलाइट्स नहीं बन रहे,
सेरोटोनिन वगैरह के लेवल ज़्यादा होंगे और सेरोटोनिन के ज़्यादा लेवल्स होते हैं वेसोकंस्ट्रिक्शन और हाइपरटेंशन कॉज करते हैं। तो इसलिए इनडायरेक्टली पोर्टल हाइपरटेंशन के ज़्यादा होने की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। सही है, सही है, सही है। अच्छा, फिर हम आते हैं, बात करते हैं लेफ़्ट हार्ट डिजीज़ पे। सही है, लेफ़्ट हार्ट डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। अगर आपका मतलब कोई प्रॉब्लम माइट्रल स्टेनोसिस है, कोई एट्रियल, कोई वेंट्रिकुलर वैल्वुलर प्रॉब्लम है, कोई सिस्टोलिक डायस्टोलिक हार्ट फेलियर है, पल्मोनरी वीनो ओक्लूसिव डिजीज़ है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि कोई भी लेफ्ट हार्ट प्रॉब्लम के जिसमें बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड आ रहा है तो उसकी वजह पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है। फिर है लंग डिजीज़ और हाइपोक्सिया, डिस्ट्रक्शन ऑफ द लंग पैरेन्काइमा लाइक इन सीओपीडियन, लंग इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ हो गए, हाइपोक्सिक वेजोकंस्ट्रिक्टर लाइक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। सही है। और लिविंग इन हाई अल्टीट्यूड, तो ये सारी चीज़ें ना मतलब इसमें आ जाती हैं। फिर अगर आप बात करें क्रोनिक थ्रोम्बो एम्बोलिज्म की, तो रिकरेंट माइक्रो थ्रोम्बोलाए हैं वो ख़ुद को ना रीअरेंज कर देते हैं, क्रॉस सेक्शनल कम हो जाता है एरिया पल्मोनरी वैस्कुलर ब्लड में, और ये लॉन्ग टर्म में हाइपरटेंशन प्रोड्यूस करते हैं। मल्टीफोकल में ये है, फैक्टोरियल में हेमाटोलॉजिक कोई प्रॉब्लम है, कोई सिस्टेमिक प्रॉब्लम है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और कंप्रेशन ऑफ द वैस्कुलेचर बाय ट्यूमर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। डायग्नोसिस के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड आपके पास क्या है, आप करें इसका राइट हार्ट कैथेटराइजेशन करें और इसका एकोकार्डियोग्राफी करें, ठीक है। ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ दिए हुए हैं फिजियोलॉजिकल फाइंडिंग इन सेलेक्टेड लंग डिजीज़, तो इसको आप एक रीड दीजिएगा और फिर इसमें देखते हैं, फिर आगे जाते हैं। लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से लेफ्ट साइड का डायस्टोलिक फिलिंग प्रेशर ज़्यादा हुआ क्योंकि हार्ट अभी पंप नहीं कर रहा, जिसकी वजह से बैकवर्ड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से पल्मोनरी आर्टरी की हाइपरट्रॉफी होगी। ठीक है, कितने को रीजनल से पहले डायग्नोसिस हुई मेटाबॉलिक और कंप्रेशन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी फाइंडिंग्स इन सेलेक्टिव लंग डिजीज, यही वाला टॉपिक है आपके पास? हाँ, फिजिकल फाइंडिंग सेलेक्टिव लंग डिजीज़। अच्छा, ठीक इसमें है सर। देखिए ये प्लूरल इफ्यूजन अगर किसी को होता है ना, तो ऑब्वियसली उसका जो, अगर आप लंग में एयर बढ़ाओगी तो हाइपर रेजोनेंट साउंड प्रोड्यूस होगा न्यूमोथोरिक्स में। अगर फ्लूइड बढ़ाओगी तो ब्रीदिंग साउंड्स कम हो जाते हैं। सही है, क्योंकि फ्लूइड से ना एयर इजीली जो साउंड है वो पास नहीं हो सकता फ्लूइड से। तो प्लूरल इफ्यूजन में ब्रीदिंग साउंड इज़ लो, डलनेस टू परकशन, फ्रेमेटिस प्रोड्यूस होगा, और आपके पास जो है तो नन इफ स्मॉल एंड अवे फ्रॉम द साइड ऑफ द लीजन इफ लार्ज। तो ट्रेकियल डिविएशन यार, अगर आपके पास फ्लूइड है किसी जगह पर तो फ्लूइड जो है वो ये मतलब ऑपोजिटली जाएगा ना, फ्लूइड के ऑपोजिटली वो जाएगा ट्रेकिया जो है, इसके जिस मुकाबले साइड पे में कोलैप्स होता है, जिस साइड पे कोलैप्स होता है ट्रेकिया उसकी तरफ डेविएट होता है और जिस साइड पे फ्लूइड होता है और लंग डिस्टेंड होता है उससे अवे जाता है। अवे जाता है, बिल्कुल ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है। एटिलेक्टेसिस में देखिए एक लंग्स है वो कोलैप्स है, तो अब एयरवे इसी की तरफ आएगा, ठीक है, एटिलेक्टेसिस में। तो इसमें ना एटिलेक्टेसिस में ब्रीथ साउंड कम है, एयर आ ही नहीं रहा, तो ब्रीथ साउंड कैसे होगा। डलनेस टू परकशन है, ठीक है। फ्रेमेटिस इसमें भी लो है, और इसमें ना टुवर्ड द साइड ऑफ लीजन आएगा वो। सिंपल न्यूमोथोरिक्स में आपके पास एयर है तो ब्रीदिंग साउंड जो है वो कह रहे हैं कम है, परकशन हाइपर रेजोनेंट है, और फ्रेमेटिस इसमें भी कम है, और ट्रेकियल डिविएशन नहीं है। अगर ज़्यादा होगा तो अवे जाएगा ये, सही है, ज़्यादा टेंशन एयर अगर ज़्यादा है। फ्लेमेटिस का क्या मतलब होता है वैसे? फ्रेमेटिस जो है ना वो वाइब्रेशन है मेरे ख्याल से, जो एयर आता है अंदर और उसकी वजह से वो जो लगता है मीडियम के साथ और जो साउंड प्रोड्यूस होता है, मेरे ख्याल से इसको बोलते हैं फ्रेमेटिस। बेसिकली हम लोगों ने जब क्लिनिकल एग्जामिनेशन पढ़ा था ना, तो हम लोगों ने जो परकशन पढ़ी थी, हम लोग उस पे हाइपर रेजोनेंट नोट कहते थे, और जब हम लोग स्टेप से सुनते थे देखिए और देखिए उसके देखिए देखिए, आप स्टेथोस्कोप को चेस्ट पे रखें और बोले 99 से एक साउंड प्रोड्यूस होता है विच इज़ लाइक इट्स अ वाइब्रेशन ऑफ द चेस्ट वॉल, सही है। तो ये जो हम 99 बोल रहे हैं ये बेसिकली साउंड वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है, सही है, स्पीच की वजह से। तो स्पीच की वजह से साउंड वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है और वो चेस्ट वॉल की वाइब्रेशन करा रहा है, और उसको बोलते हैं फ्रेमेटिस। तो फ्रेमेटिस इज द काइंड ऑफ, आसान भाषा में
फ्रेमेटिस आर बेसिकली वाइब्रेशन, सही है, जो हम सुनते हैं उस पर वो स्टैथो से। तो टेंशन न्यूमो में क्या हो रहा है, किसी को स्टैब इंजरी हो गई है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे बहुत सारा एयर निकल गया है और वो एयर कंप्रेस कर रहा है नियर सराउंडिंग की चीज़ों को। तो इसमें ना ब्रीदिंग साउंड इसमें भी कम हो गई है, इसमें हाइपर रेजोनेंट टू परकशन है, इसमें फ्रेमेटिस इसमें भी कम है और अवे फ्रॉम द साइड ऑफ द लीजन जाएगा। फिर अगर आप बेसिकली कौन अगर इसमें पूरे टेबल में जो मेन बात है ना वो यही है कि कोई भी चीज जहाँ फ्लूइड होगा, जैसे फ्लूइड यानी कोलैप्स होगा, जहाँ या तो फ्लूइड की वजह से लंग अफेक्टेड है या कोलैप्स की वजह से लंग अफेक्टेड है, ठीक है। उन दोनों जगहों पे एयर हो गई है कम, फ्लूइड की वजह से भी एयर कम होगी या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी एयर कम होगी। जब भी एयर कम होगी ना तो हमारे पास नोड जो होते हैं हार्ड जगहों पे भी क्या होता है, डल आता है, ठीक है, परकशन में। और जहाँ भी एयर ज्यादा हो जाती है, जैसे टेंशन न्यूमोथोरैक्स, सिंपल न्यूमोथोरैक्स, इन दोनों जगहों पे एयर ज्यादा हुई है, एयर ज्यादा होने की वजह से हाइपर रेजोनेंट हो जाता है, एयर हाइपर रेजोनेंट कर देती है उसको। पैरामीटर जो होता है ना वो वाइब्रेशन में बेसिकली जो आपने 99 का बताया वो सब में कम होगी, सिर्फ कंसोलिडेशन में ज्यादा होती है। ट्रेकिया उस तरफ जाता है जहाँ अगर तो कोई कोलैप्स वगैरह है तो ट्रेकिया उस तरफ जाएगा टुवर्ड्स यानी कि दैट साइड, अफेक्टेड साइड। लेकिन अगर कोई जैसे एयर या फिर वो है मतलब मैंने कि अगर किसी साइड पे कोई फ्लूइड वगैरह है तो उससे अवे जाता है। हाँ, बस ये है कि जो नमूनिया है, लोबार और पल्मोनरी एडीमा वगैरह में जो फ्लूइड है ना, यहाँ पर जो फ्रेमेटिस है वो आपके पास बढ़ेगा, सही है, और जो वाइब्रेशन है वो आपके पास बढ़ जाएगा। अच्छा, फिर आते हैं डिजिटल क्लबिंग की बात करते हैं। डिजिटल क्लबिंग में बेसिकली सिंपल हमारे न्यूमोथोरैक्स में सिंपल न्यूमोथोरैक्स में ट्रिकल डेविएशन क्यों नहीं हो रही? एयर जिस साइड पे हमारे पास ज्यादा है नहीं, एक जगह पे सिंपल न्यूमो में एयर बहुत कम होता है, वो अपना टेंशन वाला इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, एयर का लेवल कम होता है, सही है। ठीक है। हाँ, अब डिजिटल क्लबिंग की बात करें तो डिजिटल क्लबिंग में आपके पास अच्छा, बेसिक डिफरेंस जो है ना, आपने क्वेश्चन पूछा, टेंशन में सिर्फ इतना याद करो ना, जो एयर प्रोड्यूस हो रहा है वो टेम्पोनाड इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वो चीज़ों को दबा रहा है, उसके सामने ट्रेकिया आएगा, उसके सामने हार्ट आएगा, उसके जो भी चीज़ आएगी, पल्मोनरी वैस्कुलेचर को भी दबा सकता है, ठीक है। अच्छा, डिजिटल क्लबिंग में है कि इंक्रीज एंगल बिटवीन द नील बेड एंड द नील प्लेट, सही है। पैथोफिजियोलॉजी इज नॉट वेल अंडरस्टूड इन अ पेशेंट इन इंट्रापल्मोनरी शंट, platelets megakaryocytes become lodged in the digital vasculature और ये वास्कुलर इंटीरियर ग्रोथ फैक्टर और प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से इट कैन बी हेरिडिटरी और एक्वायर्ड। सो कॉज इंक्लूड रेस्पिरेटरी डिजीज, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ब्रोंकियोक्टेसिस, लंग कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज इंक्लूडिंग साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज, इन्फेक्शन में टीबी है, एब्सेस है, आईबीडी है, भाई हम सीओपीडी अस्थमा। अच्छा, अब इसमें ना मेन जो कंसेप्ट है, जो जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि अगर आपने कोई भी डिजीज़ कर दी ना पल्मोनरी एरिया में, ये जो दिया हुआ है लिस्ट ऑफ डिजीज़ है, इन सब में हमारे जो ठीक है। ब्लड है वो शंट करेगा, वो बाईपास करेगा पल्मोनरी उसको ना, ठीक है। सही है। और इसमें जो प्लेटलेट है और मेगा कैरियोसाइड है, अब ये पत्ते वाली बात है कि प्लेटलेट मेगा कैरियोसाइड रिलीजिंग द प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, ये जब लॉज होके यहाँ पे आते हैं हमारे नेल बेड में, तो ये ठीक ग्रोथ है। करते हैं, यहाँ पर ग्रोथ फैक्टर है ठीक ना, है। तो ये ग्रोथ कराते हैं, तो ये जगह इस तरह ना उभर सी जाती है, जिसे हम क्लबिंग बोलते हैं। तो हार्ट कंडीशन, लंग कंडीशन या लंग एक्सेस, टीबी, कैंसर कुछ भी हो सकता है, या फाइब्रोसिस से मिलती है, या हाँ, कंजेनिटल सिरोटिक हार्ट बिल्कुल, डिजीज, या आईबीडी। आईबीडी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेरे माइंड में था पहले। आईबीडी इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ये भी डिजिटल क्लबिंग बात कर सकते हैं। मोर टिपिकली तो सीवीडी और अस्थमा, अस्थमा और सीओपीडी के पेशेंट्स में नहीं होती है। एटिलेक्टेसिस होते हैं, वेलुलर कोलैप्स, हाँ, राइट अपर लोब कोलैप्स अगेंस्ट मीडियास्टिनम इन डायग्राम ए। अब यहाँ पे मैंने दिखाया है कि ए में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एयर आगे नहीं जाएगी, एल्वेलर कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें एल्वेलर कोलैप्स ऑब्स्ट्रक्टिव भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव तब होगा जब कोई एयरवे के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई म्यूकस प्लग आ गया और उसने एयरवे वाला जो पाथ है उसको ब्लॉक कर दिया। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन प्रिवेंट्स न्यू एयर फ्रॉम रीचिंग दिस एयरवे, ओल्ड एयर इज डिसॉल्व्ड, फॉरेन बॉडी, म्यूकस प्लग या ट्यूमर, ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं। फिर कंप्रेसिव, कंप्रेसिव
हो सकता है एक्सटर्नल कंप्रेशन और लंग डिक्रीज लंग वॉल्यूम, स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन क्लियरली क्लियर, या तो कोई स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन हो गई है या लीजन है या कोई आसपास वाला ट्यूमर है, किसी भी वजह से अगर लंग पे प्रेशर कॉज करेंगे, हम लोग कंप्रेशन कॉज करेंगे आसपास में, उसकी वजह से कंप्रेसिव एपिलेप्सी हो सकती है, फिर कॉन्ट्रैक्शन होती है, सिकाट्राइजेशन, जो फाइब्रोसिस होती है, जैसे भी हो सकती है। इसमें स्कारिंग ऑफ लंग पेरेन्काइमा दैट डिस्टोर्ट्स एल्वेओलाई, इसमें लंग की स्कारिंग होना शुरू होगी, जैसे अभी डायग्राम में दिखाया हुआ है यहाँ पे, जिसकी वजह से एल्वेओलाई डिस्ट्रॉय हो गए हैं, कोलैप्स हो गए हैं, सर्कोइडोसिस नेट हो सकता है। फिर होता है एडहेसिव, एडहेसिव में होता है कि सर्फेक्टेंट ही नहीं है हमारे पास जो एल्वेओलाई को ओपन रखे, ड्यू टू लैक ऑफ सर्फेक्टेंट, जैसे एनआरडीएस प्रीमेच्योर बेबी, तो इन सब रीजन से जैसे एल्वेओलाई कोलैप्स हो सकता है। ठीक है, सही। ठीक है। तो या मतलब उसके कोई बाद फॉरेन बॉडी अंदर से है या कोई प्लग है म्यूकस या कोई मतलब इस तरह की ट्यूमर वगैरह है, और एक्सटर्नल में कोई भी चीज़ को कंप्रेस करेगा तो उसमें आ जाएंगे, ठीक है। और कंट्रैक्शन सिकट्राइजेशन, स्कारिंग ऑफ द लंग पेनकाइमा, और उसमें फिर ये जितने भी है सार्कॉइड वगैरह, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, और रेडिएशन न्यूमोनाइटिस भी आता है इसमें, ठीक है। इसमें सिकाट्राइजेशन वाले में, हाँ, सिकट्राइजेशन हाँ, वाले में। बेसिकली कोई भी चीज फाइब्रोसिस कॉज करेगी ना, वो सिकाट्राइजेशन कॉज कर सकती है और कॉन्ट्रैक्शन सही है। अब कॉज कर सकती है। ठीक है, ठीक है, उसके प्लूरल बाद इफ्यूजन पे आते हैं हम। एक्सेसिव accumulation of fluid, अब फ्लूइड किस तरह हो सकता है, फ्लूइड एक्सुडेटिव हो सकता है, ट्रांजिटिव हो सकता है, लिम्फेटिक हो सकता है। पहले फ्लूइड एक्सुडेटिव हो सकता है, एक्सेसिव accumulation of fluid between pleural layers restricting the lung expansion during aspiration, can be treated with therapeutics to remove या reduce fluid। हम लोग थेरेपी से रिमूव कर सकते हैं फ्लूइड को बेस्ड ऑन लाइट वेट क्राइटेरिया। अब लाइट क्राइटेरिया क्या होता है कि अब एक्सुडेटिव और ट्रांजिटिव में डिफरेंशिएट करेंगे, हम लाइट क्राइटेरिया यूज करते हैं। फ्लूइड एक्सुडेटिव होता है इफ प्लूरल फ्लूइड प्रोटीन टू सीरम प्रोटीन, अगर प्लूरल फ्लूइड की प्रोटीन की रेशियो सीरम प्रोटीन से करें इज ग्रेटर देन 0.5, प्लूरल फ्लूइड एलडीएच टू सीरम एलडीएच, प्लूरल फ्लूइड ऊपर होगा, सीरम एलडीएच नीचे, और प्रोटीन ऊपर नीचे, ठीक है। प्लूरल फ्लूइड ऊपर रखेंगे हम लोग और सीरम नीचे रखेंगे, प्रोटीन का हम लोग रेशियो लेंगे और एलडीएच की रेशियो लेंगे। प्रोटीन की रेशियो 0.5 से ज्यादा होनी चाहिए और एलडीएच की रेशियो 0.6 से ज्यादा होनी चाहिए। या प्लूरल फ्लूइड एलडीएच जो है ना इज ग्रेटर देन 2/3 द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल सीरम एलडीएच। ये तीनों में से कोई भी एक साथ बात अगर फॉलो होती है तो इसका मतलब है फ्लूइड हमारे पास एक्सुडेटिव है, ठीक है। जी। अच्छा, अब इसमें एक्सुडेटिव वो होता है जिसमें वो एक्सुडेटिव बेसिकली सेलुलर होता है ना, जिसमें सेल्स भी बाहर आए होते हैं। वो ट्रांजिटिव जो होता है वो क्लियर फ्लूइड होता है। अब सही है। इन्होंने एक्सुडेटिव बताया है, एक्सुडेटिव है क्लाउडी फ्लूइड सेलुलर ड्यू टू मैलिग्नेंसी, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, निमोनिया, कोलेजन वास्कुलर डिजीज, या फिर ट्रॉमा, occurs in states of increased vascular permeability, often needs to be drained due to risk of infection। उसके बाद है एक्सुडेटिव के बाद ट्रांजिटिव, क्लियर फ्लूइड होता है हाइपोसेलुलर ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जैसे कि हार्ट फेलियर में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होता है, सोडियम रिटेंशन में फ्लूइड ज्यादा हो जाता है, इसलिए फ्लूइड बाहर निकल आएगा। और या डिक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर, जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम या सिरोसिस, इन सब कंडीशन में होता है ट्रांजिटिव फ्लूइड, इसमें फ्लूइड बाहर आएगा सेल्स में। बेसिकली एक्सुडेटिव जो होता है ना वो प्रोटीन रिच होता है, उसमें प्रोटीन बाहर आ रही होती है, ऐसी होता है ना, हम्म। सेलुलर है ना, तो उसमें बिल्कुल प्रोटीन बिल्कुल। बाहर आएगी, लेकिन ट्रांजिटिव क्लियर फ्लूइड होगा, उसमें या तो ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो रहा है, उसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो रहा है, इसलिए ट्रांजिटिव होगा। सही है। उसके बाद है लिम्फेटिक, लिम्फेटिक को हम लोग पाइलोथोरैक्स भी कहते हैं ड्यू टू thoracic duct इंजरी फ्रॉम ट्रॉमा या मैलिग्नेंसी। अब ट्रॉमा या मैलिग्नेंसी की वजह से thoracic duct डैमेज हो गई, जिसकी वजह से ड्रेनेज सही नहीं होगी, जब ड्रेनेज नहीं होगी तो मिल्की अपीयरिंग फ्लूइड जैसे लिम्फ होता है हमारे पास वो होगा, इसमें ट्राइड भी तो ज्यादा हो गया, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होंगे। और ये बात इम्पोर्टेंट है कि लिम्फेटिक वाला जो है ना, हम लोग इसको पाइलोथोरैक्स कहते हैं, ये भी ट्रांजिटिव या एक्सुडेटिव में से कुछ एक होता है। क्या होता है, इट इज एक्सुडेटिव बाय लाइफ क्राइटेरिया। अगर हम लाइफ क्राइटेरिया को फॉलो करें ना, यानी कि इस फ्लूइड की रेशियो विद सीरम से अगर हम कंपेयर करें तो ये एक्सुडेटिव में फॉल करता है। सही है, बिल्कुल ठीक है। लिम्फ है ना, लिम्फ में फिर वगैरह लिम्फोसाइट वगैरह और बाकी चीजें होती है हमारे पास, लिम्फ में जो हमारे पास सेल्स वगैरह होते हैं उसकी वजह से, सेल्स होने की वजह से ये हाइपर सेलुलर होता है, यानी कि सेलुलर होता है, सेलुलर जो होता है वो एक्सुडेटिव होता है, एक्सुडेटिव
ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग न्यूमोथोरैक्स पे बात करते हैं। और न्यूमोथोरैक्स के बाद है फिर ये निमोनिया शमोनिया है। और फिर हमारे पास है कुछ कॉजेज़ है निमोनिया के, सही है। और कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, पैथोलॉजी कर लेते हैं, 2-3 पेज में रहेंगे हम लोग। हाँ, पैथोलॉजी कर लेते हैं। फार्मा कर वो फार्मा 1 पेज की है, जिसके बाद उठ के कर लेंगे और अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है? सही है जी। अच्छा जी, तो हमारे पास अगर आप देखें ये जो न्यूमोथोरैक्स है ना, इट्स एक्यूमुलेशन ऑफ एयर इन द प्लूरल स्पेस। कहते हैं डिस्निया, अनइवन चेस्ट एक्सपेंशन, चेस्ट पेन, टेक्टाइल फ्रेमेटस इज डिक्रीज, देयर विल बी हाइपर रेजोनेंस, डिमिनिश ब्रीदिंग साउंड्स, ऑल अनअफेक्टेड साइज। 2 लफ्ज़ों में पूरा का पूरा बता दिया है। अब देखें, एक बंदा है, उसको उसके थोरेसिक कैविटी में एयर जमा हुआ है, सही है। ठीक है। चाहे स्टैब वूंड से है, चाहे किसी भी वजह से है, एयर जमा है अंदर। उसका अगर लेफ़्ट साइड पे आपने एयर एक्यूमुलेशन की है, तो वो जो लेफ़्ट साइड है ना, वो इस तरह उभरा सा हुआ होगा, बिल्कुल ऐसे ना। एग्जामिनेशन पे अगर तुम उसका कमीज़ हटा के देखोगी तो वो जो चेस्ट है लेफ़्ट साइड वाला, वो डिस्टेंडेड होगा। और उसकी मूवमेंट, ऑब्वियसली मूवमेंट कैसे होगी अगर आपने अंदर एयर जमा किया हुआ है और टेम्पोनाड इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। एयर कहता है मैं बाहर की तरफ चला जाऊं, चेस्ट वॉल कहता है मैं अंदर की तरफ जा रहा हूं, लेकिन वो उसको अंदर की तरफ आने नहीं दे रहा। तो चेस्ट वॉल मूवमेंट कम आ रही है, इंस्पिरेशन पे वो अंदर जाएगा ही नहीं। आपको फील होगा कि यार ये मूव नहीं कर रहा, और दूसरी साइड पे अच्छा खासा मूवमेंट होगा। दूसरी बात कि वो जो एयर है कम टेम्पोनाड इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, आपके चेस्ट को भी, लंग्स को भी कंप्रेस कर रहा है, पल्मोनरी वैस्कुलेचर को भी कंप्रेस कर रहा है। तो आपका डिस्निया कॉज करा रहा है बाय कंप्रेसिंग द लंग, बाय कंप्रेसिंग द लंग, सही है। आपका जो कार्डियक आउटपुट है उसको भी कम कर रहा है बाय कंप्रेसिंग द पल्मोनरी वैस्कुलेचर, ठीक है। क्योंकि पल्मोनरी वेन है ना, ड्रेन होकर वापस लेफ्ट हार्ट में आ रहे हैं, अगर उसको आपने कंप्रेस कर दिया तो आपके पास रिटर्न कम हो जाएगा। और इसके अलावा जो है ना, चेस्ट पेन भी होता है इसमें, सही है, क्योंकि कोई भी रीज़न हो सकता है उसमें। कोई ट्रॉमा हो सकता है उसी में। तो टेक्टाइल फ्रेमेटिस अगर आपने एयर बढ़ा दिया है तो वो जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा था 99 से, वो प्रोड्यूस नहीं होगा, कम होगा। और रेजोनेंट जो है वो बढ़ जाता है। आप अगर उसको क्लिक करोगे ना फिंगर से, एक फिंगर रख के उसके ऊपर फिंगर को, जिस तरह हम देखते हैं ना अपर रेजोनेंट, तो अच्छा खासा साउंड प्रोड्यूस होगा। और ब्रीदिंग साउंड जो आपके कम हो गए हैं, और ऑल ऑन द इफेक्ट्स। अच्छा, आप देखिए प्राइमरी स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, खुद ब खुद हो रहा है, नाम से ज़ाहिर है खुद ब खुद हो रहा है। ड्यू टू रप्चर ऑफ द एपाइकल सब प्लूरल ब्लैप और सिस्ट, अकर्स मोस्ट ऑफनली इन टॉल थिन यंग मेल एसोसिएटेड विद टोबैको स्मोकिंग। ये जो हमारे पास मार्फानाइट पेशेंट्स होते हैं ना, टॉल होते हैं और मतलब इस तरह, इनमें भी ये हो सकता है, ठीक है। और ये टोबैको स्मोकिंग के साथ इसकी एसोसिएशन है। और जो सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स है, ये कोई वजह है इसकी, कोई सेकेंडरी रीज़न है, सही है। लंग्स का अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि सेकेंडरी टू द कोई ड्यू टू डिजीज लंग लाइक बुलस एम्फाइसीमा, बुलाई एम्फाइसीमा, कोई मार्फन सिंड्रोम, कोई इन्फेक्शन है, कोई मैकेनिकल वेंटिलेशन विद द यूज़ ऑफ हाई प्रेशर है। मतलब आपने बैरोट्रामा जिसे बोलते हैं ना, आपने पीप ज़्यादा कर दिया, टाइडल वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो वो आपने इतना बढ़ा दिया कि वो अंदर रप्चर कर रहा है, सही है, तो बैरोट्रामा कर रहा है वो। और मार्फन सिंड्रोम और इन्फेक्शन में आपको पता है कि कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है मार्फन सिंड्रोम, सही है। और इन्फेक्शन के साथ ना सिस्टिक फाइब्रोसिस भी है। सिस्टिक सिस्टिक, फाइब्रोसिस में जो न्यूमोथोरैक्स होता है वो सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस होता है। बिल्कुल सही है, सही है। तो ये बुलाई जो है, ये बेसिकली लार्ज ब्लिस्टर टाइप वो होते हैं, और वो एम्फाइसीमा वगैरह में भी ये बनने के चांसेस होते हैं। ओवरऑल आपका ये प्राइमरी न्यूमोथोरैक्स और सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स यहाँ पे आ गए। अगर आप देख के बात करें ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स, ऑब्वियसली अगर कोई इट्स कॉज बाय ब्लंट ट्रॉमा लाइक रिब फ्रैक्चर, तो अगर रिब फ्रैक्चर होगा, रिब अंदर से लंग्स को इसकी इंजरी कर देगा। इट कैन बी पेनिट्रेटिंग लाइक अ गन शॉट वूंड, इट कैन बी एट्रोजेनिक लाइक अ सेंट्रल लाइन प्लेसमेंट। आप सेंट्रल वीनस लाइन पुट कर रहे थे जुगुलर वेन में, और वो अंदर से आपने उसके आर पार चले गए और एपेक्स ऑफ द लंग को डैमेज कर दिया। कोई आप लंग बायोप्सी ले रहे थे, उस टाइम कोई इंजरी हो गई, कोई बैरो ट्रामा ड्यू टू मैकेनिकल वेंटिलेशन ड्यू ट्रामा, ठीक है। तो ये चीज़ें आ गई। टेंशन न्यूमोथोरैक्स में जो न्यूमोथोरैक्स प्रोड्यूस कर रहा है वो टेम्पोरारी इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे?
It can be from any of the above. Air enters pleural space but cannot exit. सही है. Increasing trapped air tension pneumothorax, the trachea deviates away from the affected side. It may lead to increased intrathoracic pressure, mediastinal displacement, neck kinking of the inferior vena cava, decreased venous return, decreased cardiac output, obstructive shock, hypotension, tachycardia, raised JVP, and needs the immediate needle decompression and chest tube placement. ठीक है. एक्सरे में देख ले आप, ये जो जेड ब्लैक शेडो नज़र आ रहा है एयर का सीटी पर, और कोलैप्स, लंग को कोलैप्स कर रहा है. दूसरे साइड पे आप देखें हमारा जो ट्रेकिया है वो डिविएट हुआ है टुवर्ड्स द राइट साइड, और लेफ़्ट साइड पे जो जेड जेड ब्लैक नज़र आ रहा है ये बेसिकली एयर है, कंप्रेस कर रहा है हमारे लंग्स को. सही है. और इतना कंप्रेस किया है लंग्स. जी जी. When this form of aneurysm, air enters the pleural space but cannot exit, increasing trapped air tension pneumothorax, trachea deviates away from the affected side. जैसे वहाँ कंप्रेशन हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है, ऑपोजिट साइड से जाएगा. may lead to increase इंट्रास्टैटिक प्रेशर, जिसमें डिएक्सट्रल डिस्प्लेसमेंट होगी, आईडीसी की किंकिंग होगी, वेनस रिटर्न कम होगा, कार्डियक आउटपुट, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, जेवीटी. ठीक है, समझ आ गई. ठीक है, ठीक है. सही है. अच्छा, बस इसमें आपने सिर्फ इतना याद करना है कि नॉर्मली हमारे पास प्लूरल प्रेशर नेगेटिव होता है ना, तो इसमें जो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स है जो ख़ुद ब खुद हो रहा है, इसमें आपके पास प्लूरल प्रेशर जो है वो मीन प्लूरल प्रेशर क्लोज टाइप है, एक ओपन टाइप है. ओपन टाइप वो है कि जिसमें मेरे ख़्याल से एयर जो है वो इन एंड आउट हो जा रहा है, ये इसका ओपन टाइप होता है. तो हाँ, अच्छा जी. अब हम लोग बात करते हैं सही है. अच्छा, ये न्यूमोनिया है, और न्यूमोनिया में लोबार है, ब्रोंकोनमोनिया है, इंटरस्टिशियल नमूनिया, क्रिप्टोजेनिक है, एंड एस्पिरेशन नमूनिया है. और ठीक है, तो इसको ज़रा आप रीड दीजिएगा. एस्पिरेशन तो मेरे पास नहीं लिखा हुआ. चलिए वो मैं आपका पढ़ लेती हूँ. ग्लोबल नमूनिया. ग्लोबल नमूनिया का सेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से, ठीक है, और मोस्ट कॉमन कॉज है सेप्टोमोनिया. लीजियनेला क्लिप्सेला, इस सबकी वजह से ग्लोबल होगा. इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? इंट्रा एल्वेलर एक्सुडेट होता है, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होती है? कंसोलिडेशन हो जाती है. बेसिकली ना इंट्रा एल्वेलर एक्सुडेट में क्या होता है? क्योंकि हमें पता है एक्सुडेट होता है प्रोटीन रिच, तो यहाँ पे प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है एल्वेलर स्पीसीज के अंदर ग्लोबल नमूनिया में. अब जब प्रोटीन फ्लूइड अकोमोडेट हो जाएगा उधर, तो ऑफकोर्स हमारे पास एल्वेलर स्पीसीज में जो हमारा एयर एक्सचेंज हो रहा था वो प्रॉपर नहीं होगा, वो एरिया कंसोलिडेट हो जाएगा, कंसोलिडेशन हो जाएगी. नहीं इन्वॉल्व इंटायर लोब. हो सकता है कि कुछ पार्ट इन्वॉल्व हो, लोब इन्वॉल्व हो, या फिर वो लोब को कुछ पार्ट इन्वॉल्व हो, या पूरा का पूरा लोब इन्वॉल्व हो. ठीक है, या फिर पूरा लंग भी इन्वॉल्व हो सकता है. उन्होंने ये डायग्राम है उसमें दिखाया है कि ये डायग्राम में कंसोलिडेशन जो है दिखाई है लोअर पार्ट पे, ठीक है, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट लोअर रूट में. और उसके बाद फिर बी डायग्राम में उन्होंने दिखाया कि नीचे वाला सारा का सारा एरिया इन्वॉल्व है, पूरा का पूरा लोब इन्वॉल्व है. ठीक है, सही है. अच्छा, ये ब्रोंकोनमोनिया. ब्रोंकोनमोनिया हो सकता है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोमोनिया, स्टेफोरियस, एच इन्फ्लुएंजा, क्लबशेला. स्टेप्टोमोनिया और क्लबशेला तो ऊपर वाली हो गई. स्टेफोरियस, एच इन्फ्लुएंजा, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो है वो दो नहीं है. ब्रोंकोनमोनिया होता है. इससे एक्यूट इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट फ्रॉम bronchioles into adjacent alveoli. ठीक है, पैची डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्विंग ग्रेटर देन और इक्वल टू वन लोब. एक या इससे ज़्यादा लोब इन्वॉल्व हो सकते हैं. इसमें इन्फिल्ट्रेट इन्फिल्ट्रेट होगा. ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हुई है, वायरल अटैक चली जाएगी, इसको ब्रोंकोनमोनिया कहते हैं. बाकी फिर इंटरस्टिशियल विच इज
क्या RHC? रिस्पिरेटरी सिंशियल और वायरस। एच जी रिस्पिरेटरी सिंशियल वायरस। ओहो हाँ रेस्पिरेटरी सिंपल वायरस साइटोमेगालोवायरस इन्फ्लुएंजा एंड एडिनोवायरस ये सब वायरसेस होते हैं इंटरस्टिशियल या एक्सटर्नल मुझे बहुत पता है डिफ्यूज टाइप की इन्फ्लेमेशन होती है लोकलाइज्ड टू इंटरस्टिशियल एरियाज एट एल्वेओलर वॉल्स ठीक है वहाँ पे और इंटरस्टिशियल के नाम से पता चला है इंटरस्टिशियल एरियाज में होगी ये और इसमें है कि टेस्ट एक्सरे शोज बायलेटरल मल्टीफोकल ओपेसिटीज ई डायग्राम में दिखाया हुआ है इसमें मल्टीफोकल ओपेसिटीज हैं जनरली फॉलोज आर मोर इंडोलेंट कोर्स वॉकिंग निमोनिया भी कहते हैं इसमें इंडोलेंट का क्या मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता इसका बढ़ता है हाँ, ये बेसिकली ना इसको इसमें आपको याद है, एक हमने पढ़ा था लिजियो लिजियोनेला था गालिबन, जिसमें कि ये था वॉकिंग नमूनिया था। तो इसमें बस ये है कि डिफ्यूज पैची लोकलाइज इंटरस्टिशियल, देखें जो लोब होता है ना, इंटायर लोब, सही है, एक्सरे में वो हाँ आपको पूरा लोब की तरह वो आ गया। जो ब्रोंको था वो ब्रोंकस से आप यूँ कहे कि ये भी पैची होगा और बायलैटरल होगा। जो इंटरस्टिशियल ठीक है है, जो इंटरस्टिशियम को इन्वॉल्व कर रहे हैं, सही है, अंदर अल्व्यूलर, अब आप और अंदर चले गए, तो जो अल्व्यूलर है ये भी इंटरस्टिशियल अल्व्यूलर इज़ बेसिकली पैची एंड बायलैटरल मल्टीफोकल ओपेसिटीज़ है। और द कोर्स इज़ लाइक मोर इंडोलेंट, आई थिंक इंडोलेंट का मतलब ये है कि मोर वो डिफ्यूज़ मोर स्लो कुछ कहना चाह रहे हैं, हाँ, या स्लो आप बोल दें, ठीक है। ठीक है उसके बाद फिर है क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग नमूनिया क्रिप्टोजेनिक जो होता है अननोन कॉज होती है नेगेटिव स्पूटम एंड ब्लड कल्चर ओपन रिस्पॉन्स टू स्टेरॉइड्स बट नॉट टू एंटीबायोटिक्स क्योंकि नेगेटिव कल्चर है इसका एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्स नहीं करता स्टेरॉइड देना पड़ता है इसमें फॉर्मली नोन एज ब्रोंकियोलाइटिस ऑब्लिस्ट्रेंस ऑर्गेनाइजिंग नमूनिया बुक के नाम से नॉन इन्फेक्शियस नमूनिया characterized by inflammation of bronchioles and surrounding structure bronchioles और आसपास वाले स्ट्रक्चर की इन्फ्लेमेशन होगी लेकिन बैक्टीरिया इसमें कॉज नहीं है ये नॉन इन्फेक्शन है और एक और बात इंपॉर्टेंट मैं बताऊं इसमें जो इंटरस्टिशियल या एटिपिकल नमूनिया है ना जो ऊपर हमने पढ़ा माइक्रोप्लाज्मा क्लियर से होता है एक तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि माइक्रोप्लाज्मा क्लियर से होता है दूसरा इसमें ये है कि डिफ्यूज पैची इन्फ्लेमेशन लोकलाइज्ड टू इंटरस्टिशियल एरियाज एट एल्वेओलर वॉल बेशक इसमें इंटरस्टिशियल एरियाज इन्वॉल्व है वहां पे इन्फ्लेमेशन है लेकिन अगर कोई पूछता है ना कि इंटरस्टिशियल इनफिल्ट्रेट है वहां पे कि नहीं तो या तो होता ही नहीं इंटरस्टिशियल इनफिल्ट्रेट अगर होता भी है तो बहुत कम होता है इसलिए सही। अब हम इंटरस्टिशियल नमूनिया देख के समझते हैं कि वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन नहीं होती लेकिन वहाँ पे इंटरस्टिशियल एरियाज में एल्वेओलर वॉल्स के अंदर इन्फिल्ट्रेशन नहीं होती ये इंडिविजुअल अच्छा, तो क्रिप्टोजेनिक में ऑर्गेनाइजिंग नमूनिया में आप यही कह रही थी कि इसमें अननोन इथियोलॉजी है, स्पूटम जो है एंड ब्लड कल्चर विल बी नेगेटिव, ऑफन रिस्पॉन्स टू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बट नॉट एंटीबायोटिक्स, और formally called bronchiolitis obliterans, organizing pneumonia, BOOP, and non-infectious pneumonia characterized by inflammation of bronchioles and surrounding structure. तो इट्स बेसिकली, अगर आसान लफ्ज़ों में कहें कि ये इन्फेक्शस नहीं है बल्कि इन्फ्लेमेशन है, दैट्स वाई इट विल रिस्पॉन्स टू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। और इसमें हाँ, फिर यह है कि एस्पिरेशन नमूनिया में आपके पास एस्पिरेशन हो गया ऑरोफरेंजियल और गैस्ट्रिक कंटेंट्स का, वो पल्मोनरी इरिटेशन इन्फेक्शन कर रहा है। इसमें रिस्क फैक्टर्स यह है कि अल्टरमेंटल स्टेटस है, कॉफ रिफ्लेक्स आपका कम हो जाता है, ग्लॉटिक क्लोजर हो जाती है, डिस्फेजिया, सही है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर लाइक स्ट्रोक, कोई एनजी ट्यूब शेंडी ट्यूब लगाया हुआ है, कोई सही है। तो presents days after aspiration even in event in dependent lung segment, more common in right lower lung if sitting up and right upper lung if lying down due to bronchial anatomy, can progress to abscess especially if anaerobes, bacteroids, fusiform bacterium, पेप्टो स्ट्रेप्टोकोकस, ये चीज़ें जो है ना, ये इसके साथ आप
मेंशन कर ले इसमें एनरोब जो है ना, असल में पता है ये क्वेश्चन ये आता है, पेशेंट ने स्ट्रोक हुआ है, पड़ा हुआ था, अभी उसको ना डिस्निया हो रहा है, फीवर है उसको, और जो उसका स्पूटम है वो बैड ब्रीथ, मतलब इस तरह कुछ दिया होगा ना, क्योंकि बैक्टीरियाइड्स वगैरह जो है ना, ये तो हमारे गट के वो है, तो ये आ जाते हैं रिस्पिरेटरी में, और वो आपको देते हैं कि ये बैक्टीरिया कौन सा है। तो एस्पिरेशन नमूनिया का पेशेंट क्लू दिया होगा, कोई एनजी ट्यूब लगा है, कोई स्ट्रोक हुआ है, कोई प्रॉब्लम था, अभी डिस्निया हो रहा है उसको, वो ये नहीं बोलेगा कि इसने एस्पिरेशन किया हुआ है, वो आपको ये सिम्टम्स दे देगा, फिर पूछेंगे कि बैक्टीरिया कौन सा है। तो एस्पिरेशन अच्छा केमिकल बैक्टीरिया के नाम बता दीजिए। बैक्टीरियाइड्स, फ्यूजोबैक्टीरियम, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस। बैक्टीरियोइड, फ्यूजोबैक्टीरियम पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस। और अच्छा जी, ओके। अभी अगर आप देखें एस्पिरेशन नमूनिया में अप यानी कि जो अपर रिस्पिरेटरी ऑर्गेनिजम्स हैं ना, ये इन्वॉल्व होते हैं इसमें, सही है, एरोबिक अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक। और इसीलिए जो फर्स्ट टाइम हम एंटीबायोटिक इसमें देते हैं ना, एम्पेरिक ट्रीटमेंट, वो जो कम्युनिटी एक्वायर्ड वाले नमूनिया वाले हैं पैथोजन, उसको करते हैं टारगेट। और एनारोबिक कवरेज जो है ना वो रिक्वायर्ड होती है अगर लंग एब्सेस बन चुका है या कोई इम्फाइमा वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है। तो अपर जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक से रिलेटेड अगर किसी को जर्ट है, उसके कॉजेज़ में ये भी आप डाल लें रिस्क फैक्टर्स में। कोई प्रोट्रैक्टेड वोमिटिंग अगर किसी ने की है बहुत ज़ोर से, अगर कोई कोई लार्ज ट्यूब वगैरह लगा हुआ है, सही है, वॉल्यूम ट्यूब। तो ओवरऑल ना इसमें जो हिस्टोलॉजी में आता है ना, वो इसमें न्यूट्रोफिल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और इन्फ्लेमेटरी एक्जुलेट्स वगैरह ब्रोंक्योल्स एंड एल्वियोलर स्पेस में आ जाते हैं। बस इसमें यही है। अगर आप डायग्राम्स में देखें, इसके डायग्राम्स तो खैर नहीं दिए हुए, और हाँ बस यही है। ठीक है। फिर ये वहाँ आगे वो दिया हुआ है लंग एक्सेस। हाँ नहीं बल्कि आगे वो भी तो है ना, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ लोबार नमूनिया, आपके पास दिया है नेचुरल हिस्ट्री, किसकी? नेचुरल हिस्ट्री ऑफ लोबार नमूनिया। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ लोबार नमूनिया की तरफ आ जाए, और इसको एक रीड हाँ दीजिएगा। इसमें उन्होंने कह रहा है कि पहले तो कंजेशन होती है नमूनिया में, फिर रेड हेपेटाइजेशन, फिर ग्रे हेपेटाइजेशन और रेजोल्यूशन। कंजेशन 1 to नमूनिया के होने के, लोबार नमूनिया होने के 1 to 2 डेज के अंदर कंजेशन होगी। रेड पर्पल कलर का होगा, ठीक है, लंबा पतला नहीं होगा। पार्शियल कंसोलिडेशन ऑफ पैरेन्काइमा, एक्सुडेट विद मोस्टली बैक्टीरिया, ठीक है। अब क्योंकि अभी बैक्टीरिया ने अटैक ही किया है, फेकल बैक्टीरिया होंगे इस टाइम पे। फिर ये रेड पर्पल से रेड ब्राउन कलर का हो जाता है, रेड ब्राउन कंसोलिडेशन 3 to 4 डेज में एक्सुडेट डेवलप हो जाएगा इन्फेक्शन की वजह से। विद फिब्रिन बैक्टीरिया आर डिसीज डब्ल्यूबीसी, ठीक है। 3 to 4 डेज में डब्ल्यूबीसी जाना शुरू हो जाएंगे। ये रिवर्सिबल होती है रेड हेपेटाइजेशन। फिर ग्रे हेपेटाइजेशन होती है 5 to 7 डेज में, इसमें यूनिफॉर्मली ग्रे कलर का हो जाता है, ठीक है। एक्सुडेट फुल ऑफ आरबीसी, सॉरी डब्ल्यूबीसी, लाइव आरबीसी एंड फिब्रिन, ये सब चीजें होंगी इसके अंदर। रेजोल्यूशन में क्या होता है कि एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ एक्सुडेट बाय मैक्रोफेजेस, ये मैक्रोफेजेस जो आके इसको इंगल्फ कर लेते हैं और रेजोल्यूशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। एक हफ्ते के बाद, यानी कि आफ्टर 8+8, फिर 1 to 2, 3 to 4, 5 to 7 और 8+3। रेड पर्पल, रेड ब्राउन, फिर ग्रे, और उसके बाद एंजाइमेटिक डाइजेशन हो जाएगी बाय मैक्रोफेजेस, ठीक है। सिंपल सा ही है। फिर आगे उन्होंने वो डायग्राम दिखाई हुई है, नॉर्मल वाला दिखाया हुआ है, फिर कॉम्बिनेशन में दिखाया हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास वो बैक्टीरिया आ गए हैं, वो अटैक कर रहे हैं। बैक्टीरिया आने के बाद रेड हेपेटाइजेशन में क्या हो रहा है कि आरबीसी या फिब्रिन आ गया इधर, ठीक है। ये हेपेटाइजेशन में पूरी है लाइव आरबीसी और एक्सुडेट आ गया। फिर रेजोल्यूशन में दिखाया हुआ है कि ये सब मैक्रोफेजेस लाके इनको पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया और आगे इनको इंगल्फ कर दिया, ये रेजोल्यूशन किया गया, अच्छा ठीक है। ये देखिए ना ज़रा इसको, आप यूँ समझें, जब आपका बैक्टीरिया मतलब कंजेशन में क्या हो रहा है, लोबार नमूनिया है ना, तो 4 फेजेस में हो रहा है। तो जो पहला फेज़ है जब बैक्टीरिया आ गया, तो बैक्टीरिया के आने से वैसोडाइलेशन हो गई, और ये एडीमा, रेडनेस, ठीक है, ये चीज़ें आ गई है। तो अल्वियोलाई जो है उसमें रेड ब्लड सेल्स भी है, इसमें न्यूट्रोफिल भी है, इसमें बैक्टीरिया भी है, ठीक है। तो आपको बैक्टीरिया भी दिया हुआ है, मैक्रोफेजेस भी दिए हुए हैं, सही है, डब्ल्यूबीसीज, और आपके पास
आरबीसीज भी है, ठीक है। तो ये आपके पास रेडिश आ गया, ठीक है जी। ये जो देखें आप, इसमें तीनों चीज़ें ऑलमोस्ट इन्वॉल्व है। अब अगर आप देखें, सॉरी ये मैंने आपको थोड़ा सा वो रेड हेपेटाइजेशन है ना स्टेज 2, मैं स्टेज 2 की बात कर, स्टेज 1 में आपके पास बैक्टीरिया की वजह से प्रोटीन रिच फ्लूइड है, वेसोडाइलेशन हो गई है। तो ये वेसोडाइलेशन जो है, इस वजह से हमारा जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है, और इस बढ़ने की वजह से आपके पास फर्स्ट फेज़ इज़ बेसिकली कंजेशन। सेकंड फेज़ में और ये बैक्टीरिया के आने से मतलब परमेबिलिटी बढ़ जाती है, वेसोडाइलेशन हो जाती है, लीकेज ऑफ द फ्लूइड हो जाता है। सेकंड स्टेज में रेड हेपेटाइजेशन है, इसमें फिर आरबीसीज वगैरह का रोल आ जाता है। सही, हेपेटाइजेशन बेसिकली मीन इट लुक्स लाइक अ लिवर। तो इसमें फिर ये है कि फाइब्रिन, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी, बैक्टीरिया वगैरह सब कुछ आ गए। और फिर है ग्रे हेपेटाइजेशन। तो ग्रे हेपेटाइजेशन 5 to 7 डेज में आपने क्या कहा कि इसमें इसमें ये अब ग्रे आपका कलर का होता है हीमोग्लोबिन ना पूरे डिग्रेडेशन हो गई है, सही है। हाँ लेकिन मैं जो चीज़ जानने की कोशिश हाँ कर रहा हूँ कि ये डिफरेंट डिफरेंट नाम क्यों है इसके। शुरू वाले में वेसोडाइलेशन हो गई, दूसरे वाले में लुक लाइक लिवर, सो उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसीज का रोल लगा है। तीसरे वाले में आपके पास आरबीसीज की ब्रेकडाउन हो गई है, तो वो जो आपको देगा ग्रे हेपेटाइजेशन देगा, सही है, कलर उसका चेंज हो गया है। और हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन हो रही है, सही है। तो वो कलर जो है ना, वो उसका कलर लॉस हो जाए। रिजोल्यूशन में फिर आपके पास आ जाता है मेन रोल किस चीज़ का, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन बाय मैक्रोफेजेस का, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स का, सही है। ठीक है तो आपसे मैंने लिखा हुआ है कि जो सेकंड हैंड स्मोक होती है ना वो भी तो डेंजरस होती है तो वो इन्फेंट्स वो बच्चे जो सेकंड हैंड स्मोक जिनका सेकंड हैंड स्मोक एक्सपोजर ज़्यादा होता है उनके अंदर नमूनिया का रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि सिगरेट स्मोक अफेक्ट एल्वेलर मैक्रोफेजेस फंक्शन एंड इम्पेयर्स म्यूकोसिलरी क्लियरेंस तो जो सिगरेट स्मोक होती है मैक्रोफेजेस को डैमेज करती है मैक्रोफेजेस डैमेज होने की वजह से म्यूकोसिलरी क्लियरेंस नहीं होती जब क्लियरेंस नहीं होती तो उसकी वजह से क्या होगा डायटोप्लेजिया हो सकता है या फिर वो नमूनिया हो सकता है या सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम भी हो सकता है इवन के ठीक है सही है। एक मिनट सडन ठीक है अच्छा, अब आते हैं लंग वो अब्सेस पर। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम इसलिए होता है क्योंकि सेकंड हैंड जो स्मोक एक्सपोजर है स्मोक क्या करती है एक तो अराउजल को और सीरियस रिस्पॉन्स टू डिफरेंट स्टिमुलाई ये दोनों चीजें अफेक्ट कर देती है तो बेसिकली इस तरह अफेक्ट करती है बॉडी को कि जो नॉर्मली हमारी बॉडी के रिस्पॉन्सेज है ना सीरियस रिस्पॉन्स या इम्पेयर्ड अराउजल वगैरह ये सब चीजें अफेक्ट होती हैं फिर सडनली किसी भी रीजन की वजह से जिसमें हार्ट रेट ज्यादा ना था या कुछ होना था इससे जाके पेशेंट बच्चे की अचानक डेथ हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा क्या रीजन सेकंड हैंड स्मोक की वजह से सही है। बाकी ये मसला अच्छा, बाकी ये नमूनिया में पढ़ लिया आगे लग एब्सेस लंग है एब्सेस में लंग क्या है कि लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस विद इन पैरेन्काइमा and it is caused by aspiration by oropharyngeal content, especially in the patients predisposed to loss of consciousness, like for example alcohol overuse है, कोई epileptic patient है, और bronchial obstruction है, फॉर एग्जाम्पल कैंसर से, ये पेशेंट कोमा में है, उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है मेरे साथ, उसका अल्कोहल ज़्यादा पी लिया है उसने, तो गैस्ट्रिक कंटेंट थे वो आके उसने वॉमिट कर दिया और वो एक्सपायर कर दिया, और उससे फिर आप उसका एपिलेप्सी में भी यही है, कोई कंट्रोल नहीं है उसका एयरवे पर। Air fluid levels often seen on chest X-ray. Presence of suggests cavitation due to anaerobes like bacterioid, Fusobacterium, Peptostreptococcus, or Staphylococcus aureus. Treatment is basically antibiotic, drainage, or surgery. Lung abscess is secondary to aspiration, is most often present in right lung. Location depends on patient position during aspiration. Left lower lung if upright, right upper lung or right medial lung if lobe if recumbent. सही है। तो राइट रिकम्बेंट पोजीशन में या तो राइट अपर में जा रहा है और या मिडल में जा रहा है, लेकिन सीधा सीधा अगर लेटा हुआ है ना, सीधा सीधा अगर अपराइट पोजीशन में है तो लोअर लोब में जाएगा, सही है। ठीक है एस्पिरेशन की वजह से बेसिकली पस बच जाती है हाँ, तो ठीक फिर है हमारे पेशेंट पास फ्लो क्या है, फिर हमारे पास है कैंसर ऑफ द लंग्स। और कैंसर ऑफ द लंग अच्छा में एयर फ्लूइड लेवल का
कितना पता चलता है? मुझे तो समझ ही नहीं यहाँ पर याद कीजिए। एयर फ्लूइड लेवल का ये पता चलता है भजन कि आप अगर एक्सरे पे देखो तो राइट एंगल जो है ना, एक्सरे का जो राइट एंगल है, ठीक है, वो जो राइट एंगल होता है उस राइट एंगल में आपके पास फ्लूइड होता है, वाइटिश वाइटिश दिख रहा होता है, और वो फ्लूइड ठीक है। बेसिकली उसका लेवल जो है ना वो एंगल को ऑब्ट्यूज कर देता है। तो मतलब ये जो ब्लंटिंग ऑफ द एंगल बोलते हैं बी उसको, डायग्राम। बिल्कुल सही है। अच्छा, बी डायग्राम है। बी डायग्राम में कैसे पता चलेगा कि हमें कि यहाँ पे एयर फ्लो लेवल है? ये देखो ना, इसमें ये बड़ा बड़ा वाइटिश वाइटिश नज़र नहीं आ रहा आपको? ये इस वाइट, हाँ लेकिन इस मुझे ऐसे ऐसे लग रहा है कि जैसे ये वाइटिश ने इस लंग वाले एरिया को सराउंड किया हुआ है, तो ये एंगल किस तरह हो रहा है, मुझे इस बात से समझ में आ रही है। ये जो आपको लग रहा है ना वाइटिश, और इसमें फिर ऊपर से एयर है, ये तो दो चीज़ें हैं ना, हम्म, कि आपको वाइटिश वाइटिश भी दिख रहा है और ऊपर एयर भी है, ये एयर फ्लूइड लेवल है, सही है। हम्म। आपने कभी वो देखा है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का पेशेंट देखा है? इसका इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाले पेशेंट की एक्सरे, वो जी काइंडली आप देखा ज़रा है। देखिएगा गूगल में, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल कि ये होता क्या है एयर फ्लूइड लेवल। जहाँ पे आपको ठीक है। फ्लूइड दिखता है, फ्लूइड नीचे होता है और उसके ऊपर ब्लैक सा शेडो आ जाता है, ठीक है। तो वो जो ब्लैकनेस होती है हमेशा वो एयर की होती है एक्सरे पर। तो ये इस तरह होता है, वाइट है उसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक आपको गोला सा नज़र आ रहा है इस वाले डायग्राम में। अच्छा, फिर ठीक हमारे है सर। पास है लंग कैंसर, ठीक है। लंग कैंसर में ये है कि एक मिनट, अच्छा ये, हाँ, लंग कैंसर में हमारे पास है लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ, एंड इसमें डिस्निया है, कफ है, इमोप्टेसिस है, और ऑब्स्ट्रक्शन है, वीज है, न्यूमोनिक कॉइन लीजन और चेस्ट एक्सरे, ये दिया हुआ है एक्सरे में अगर आप देखें। और इसमें फिर नॉन कैल्सिफाइड नोड्यूल ऑन चेस्ट एक्सरे, ठीक है, नॉन कैल्सिफाइड नोड्यूल ऑन सीटी स्कैन, साइड्स ऑफ मेटास्टेसिस फ्रॉम द लंग कैंसर, लिवर जॉइंटिस, हेपेटोमेगली, adrenal bone pathological fracture, and brain confirmed by you can confirm it by by biopsy. So इसमें अगर हम इसको इसके ना ये कहें कि प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी अगर हम कहें, ठीक है, या प्राइमरी वर्सेस मेटास्टेसिस, तो जितना भी कार्डिक आउटपुट है ना वो पास होता है लंग्स के थ्रू। तो जो भी ट्यूमर सेल्स आएंगे ना वो यहाँ पे ट्रैप होंगे। अगर ब्रेस्ट कैंसर है, कोलोन है, प्रोस्टेट है, जो भी है, ब्लैडर है, वो आएगा और यहीं पे अटक जाएगा। तो ठीक है। मल्टीपल नोड्यूल्स है मेटास्टेसिस में, आपके पास इस तरह से फाइंडिंग्स देंगे, सही है। और बस ये इरिटेटिव सिम्टम्स लाइक कफ, इमोप्टेसिस वगैरह हो गया। अगर ट्यूमर इरोड्स हो जाए म्यूकोजा में तो ऑब्स्ट्रक्शन, वीज, रिकरेंट नमूनिया। ठीक है, वो चीज़ आ हाँ सकती बस है। ये है। अच्छा, इसमें ना ये जो बात लिखी हुई है, लेट्स से अगर मेटास्टेसिस है फ्रॉम द साइड ऑफ मेटास्टेसिस फ्रॉम लंग कैंसर, ना, इन्हीं के दिया हुआ है ना, सब के सब इधर ही आ रहे हैं। तो लिवर वाले पेशेंट में उसमें जॉइंटिस भी होगा, हेपेटोमेगली भी होगी, तो वो फिर लिवर का कैंसर समझ जाओ कि इधर आया हुआ है। इसी तरह ये बाकी भी दिए ठीक हुए है। हैं। इन द लंग मेट्स यूजुअली मल्टीपल लीजन्स आर मोर कॉमन देन प्राइमरी न्यूप्लाज्म्स, सही है। मेट्स कॉमन है कंपेयर टू द ठीक है। प्राइमरी, मोस्ट ऑफन फ्रॉम ब्रेस्ट, कोलोन, प्रोस्टेट एंड ब्लैडर। अच्छा जी, फिर अगर आप और एक देखें स्फेयर ऑफ कॉम्प्लिकेशन, तो ये दिया हुआ है कि अगर लंग कैंसर है, सुपीरियर वेना केवा को ऑब्स्ट्रक्ट करके सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम प्रोड्यूस करेगा, तो रेसिकाउडेड सिंड्रोम प्रोड्यूस कर सकता है। पेनकॉस्ट ट्यूमर जो है वो यूजुअली हमारे पास ये जो एपेक्स होता है। सिंपैथेटिक चेन वगैरह इसको कंप्रेस करके टोसिस, मायोसिस, एनाइड्रोसिस जो हॉर्नर सिंड्रोम है वो प्रोड्यूस करता है।
एंडोक्राइन इज़ बेसिकली पेरानियोप्लास्टिक हो सकते हैं, ठीक है, इसमें पेरानियोप्लास्टिक फीचर्स आ सकते हैं, मतलब डिफरेंट के डिफरेंट है, ठीक है। फिर हमारे पास रिकरल रेंजियल नर्व कंप्रेशन है, जिसकी इरिटेशन की वजह से और ऑर्गन्स प्रोड्यूस हो सकती है। फिर रिफ्यूजन है, और इट कैन बी प्लूरल पेरिकार्डियल। रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड टोबैको स्मोकिंग, सेकेंड हैंड स्मोक, रेडिएशन, environmental exposure, for example radon, asbestos, pulmonary fibrosis, family history. Squamous and small cell are central and often caused by smoking. तो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा सेंट्रल होता है, स्क्वेमस सेंट्रल होता है, सही है, ये डेंजरस होते हैं। इसके बाद बस इसमें यही, और तो कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है, बस इसके आगे टाइप है। फिर दो तरह का होता है वैसे इसकी क्लासिफिकेशन ना, जो ओरिजिनल है वो तो डिफरेंट है, लेकिन हमारी बुक में डिफरेंट है तो हम इस तरह पढ़ लेते हैं। एक होते हैं स्मॉल सेल होते हैं और एक होते हैं नॉन स्मॉल सेल। स्मॉल सेल में वही स्मॉल सेल ओट सेल कार्सिनोमा आ जाता है। अब स्मॉल सेल से ही पता चले, स्मॉल एस फॉर स्मॉल, सी फॉर सेल, सी फॉर कार्सिनोमा, एस सी सी, ठीक है। या कार्सिनोमा आगे एल बेशक लिखने का। अब देखिए स्मॉल सेल लंग कैंसर है ना, ये समझे नहीं बात। तो आप स्मॉल सेल लंग एस सी एल, हर किसी का पहला वाला वर्ड है। एस फॉर स्मोकिंग, स्मोकिंग के साथ एसोसिएटेड है। सी से सेल है तो इस क्रोमोग्रानिन ए मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और एल फॉर एल माइक ऑन्कोजीन की म्यूटेशन होती है, ठीक है। एस सी एल स्मॉल सेल लंग कैंसर, एस फॉर स्मोकिंग, सी फॉर क्रोमोग्रानिन ए, एल फॉर एल माइक ऑन्कोजीन। तीन बातें ये हो गई, ठीक है। और स्मॉल सेल्स होते हैं स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद स्मोकिंग, स्मोकिंग वाले पेशेंट्स में ज्यादा कॉमन होगा। इसी के अलावा एस सी एल से, और दोबारा देखें, उसी एस से एस आई ए डी एच, उसी सी से कुशिंग सिंड्रोम, और उसी एल से लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम, जिसके साथ एसोसिएटेड पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है। इसी के नाम में सब कुछ छुपा है, एस सी एल, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं। हमने पढ़ा स्क्वामस है तो सेंट्रल होगा, सेंट्रल है, अनडिफरेंशिएटेड होता है, क्योंकि कैंसर रिपोर्ट होती है अनडिफरेंशिएटेड ज्यादा। The small cell undifferentiated होगा, very aggressive, may produce ACTH, ADH, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कैसे ADH बनाता है, ये ADH ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, ऐसा ADH पास करेगा। कुशिंग सिंड्रोम हमने सी से पढ़ा था, तो वही ACTH ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, ADH ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। और एंटीबॉडीज अगेंस्ट प्री सिनेप्टिक कैल्शियम चैनल, यानी कि लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम हमने पढ़ा था अभी कि तीनों पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम हो सकते हैं इसमें। और न्यूरॉन पैरानियोप्लास्टिक माइलाइटस, एन्केफेलाइटिस, सबएक्यूट सेरेब्रल डीजनरेशन, ये कुछ और कंडीशन में कॉज कर सकता है, ठीक है। हमने पढ़ा था एल से एल माइकोम्पोजीन एम्प्लीफिकेशन, ये बेसिकली पूरा नाम इसका एल माइकोम्पोजीन होता है, यहाँ पे सिर्फ एम की लिखा हुआ है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ एल माइकोम्पोजीन कॉमन होती है इसमें। मैनेज विद कीमोथेरेपी या रेडिएशन, रेडिएशन और कीमोथेरेपी देकर इसको ठीक करता है स्मॉल सेल को। फिर दूसरा, अब इसमें क्या होगा, इसमें हिस्टोलॉजी पे क्या मिलता है हमें, न्यूप्लाज्म ऑफ न्यूरोएंडोक्राइन पोलिटिकाई सेल्स which are small dark blue cells, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। डायग्राम नंबर ए जो दिखाई दी है ना, इसमें देखें, स्मॉल ब्लू न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स होते हैं, ये ज्यादा सारे ब्लू कलर के सेल्स मिलेंगे हमें, इनको पोलिटिकाई सेल्स भी कहते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था सी से कि क्रोमोग्रानिन ए पॉजिटिव होता है, तो क्रोमोग्रानिन ए पॉजिटिव न्यूरॉन स्पेसिफिक एमोलेज सिनैप्टोफाइजन, ये तीनों जो होते हैं इसके ट्यूमर मार्कर पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा यू वर्ड में एक आया हुआ था एन कैम, यानी कि एन कैम का मतलब है न्यूरोनल सेल एडिशन मॉलिक्यूल, जो हमने पढ़ा था कि वेसल्स की सरफेस पे मौजूद होते हैं। तो एन कैम न्यूरोनल सेल एडिशन मॉलिक्यूल व्हिच इज आल्सो कॉल्ड CD56, ये भी सही मॉलिक्यूल है, का वो है, ट्यूमर मार्कर है, ठीक है। ठीक है। ये हमारे पास हो गए स्मॉल सेल वाले। उसके बाद फिर आ जाते हैं नॉन स्मॉल सेल पे। नॉन स्मॉल सेल पे फिर आगे एडिनो, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और लार्ज सेल कार्सिनोमा, ये सारी टाइप्स हैं। अब जो एडिनो है ना, हाँ हाँ, एडी एडिनो से आपने ध्यान रखना है वर्ड से, एडिनो में एन ओ है ना, आपने नॉन याद रखना है, एडिनोन कार्सिनोमा, इसको इतना याद रखें, एन ओ एन नॉन, एन फॉर नॉन स्मोकर, ठीक है। ओ फॉर ओस्टियोआर्थ्रोपैथी, और अगले वाला जो है इसका मतलब है नॉट अ बैड प्रोग्नोसिस, यानी कि इसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है एडिनो कार्सिनोमा का। दो ही सेंट्रल पड़े हैं, स्मॉल सेल और स्क्वेमस, तो ये तीसरा एडिनो जो है उसमें सेंट्रल नहीं आएगा, इसका मतलब पेरिफेरल है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेरिफेरल होता है, ठीक है। यू वर्ड का एमसीक्यू है, ये भी पेरिफेरल होता है। तो इसके बाद आगे इसमें बताया गया कि मोस्ट कॉमन प्राइमरी लंग
associate similarities of pneumonia, ठीक है, और इसका बेटर प्रोग्नोसिस है, एंड वाली बात मुझे पड़ी थी, नमोनिया सही की है। तरह से इन्फिल्ट्रेशन मिलती है इसमें। फिर इसमें एडीमा, अब हमें पता है कि एडीमा का मतलब ग्लैंड होता है, ग्लैंड सिक्रीशन होती है, इसमें म्यूसिन होंगी, ग्लैंडुलर पैटर्न ऑफन सेम म्यूसिन पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, ब्रोंको एल्वियोलर सबटाइप में क्या alveolar septum, apparent thickening of alveolar wall, बेसिकली एल्वियोलर की वॉल कितनी हो रही है, इसके आसपास ये जो ब्रोंको एल्वियोलर वाली सबटाइप होती है उसके साथ साथ ग्रो कर रहा होता है, इसलिए अपेरेंटली एल्वियोलर वॉल में थिक नजर आ रही होती है। ऑफ कोर्स ग्लैंड की प्रोलिफरेशन होगी, उसकी वजह से भी वॉल थिक मिल रही है एडिनोकार्सिनोमा में। बाकी टॉल कोलोनर सेल्स कंटेनिंग ग्लूकोज, ठीक है। सही है। फिर इसका पैटर्न हो गया। फिर अगला आ जाता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, विच इज अगेन सेंट्रल। अब अच्छा। इसमें क्या होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इज हाइलर मैस, जो डायग्राम में देखिए सी वाली डायग्राम, इसमें उन्होंने हाइलर मैस दिखाया है, हाइलर के बिल्कुल राइट वन में हाइलर मैस अराइजिंग फ्रॉम ब्रोंकस, ठीक है। अब इसमें है सी फॉर सेंट्रल, यानी कि सेंट्रल स्क्वेमस है ना, सी से कैविटेशन, सी से सिगरेट स्मोकिंग के साथ एसोसिएटेड है, सी से हाइपर कैल्शियम, कितना कॉज करता है कि वो पीटीएच-आरपी यानी कि पैरामीटोसिस सिंड्रोम को अफेक्ट करेगा, और कितना करेगा पीटीएच-आरपी रिलेटेड पेप्टाइड, पैराथायरॉइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड, प्रोटीन ये जो भी होता है वो रिलीज करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम लेवल ज़्यादा होंगे, जब कैल्शियम लेवल ज़्यादा होंगे तो हाइपर कैल्शियमिया होगा, हाइपर कैल्शियमिया से क्या होता है, नेफ्रोलिथिक एसिड के चांसेस बढ़ जाते हैं, मायोडियाज, अर्थेरोडियाज, क्योंकि बोन से निकाल निकाल के कैल्शियम वो लेके आ रहे हैं ना ब्लड के अंदर। हाइपर कैल्शियमिया होने से बोन प्रॉब्लम्स भी होंगे, मसल प्रॉब्लम्स भी होंगे, मायोडिया, अर्थेरोडिया, जीआई अपसेट, नेफ्रोलिथिक एसिड, तो जिसमें भी कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से सिम्टम्स आते हैं, वो सारे सिम्टम्स आएंगे इसके अंदर। और स्क्वेमस है, स्क्वेमस के अंदर हमें पता है हिस्टोलॉजी पे केराटिन पॉज होते हैं, तो केराटिन पॉज एंड इंटरसेलुलर ब्रिजेस, ठीक है, वो मिलते हैं इसके अंदर। अब मैंने जैसे ऊपर वाले निमोनिक्स बताए थे ना, हम्म। तो स्क्वेमस वाला स्क्वेमस वाहिद वाला स्क्वेमस है जिसमें क्यू आ रहा है, ठीक है, स्क्वेमस। तो क्यू फॉर, अब एक तरह से याद करने का तरीका ये है, स्क्वेमस फिर हाइपर, फिर केराटिन सॉल्व, वही के से मतलब के की साउंड से सब कुछ बन रहा है, स्क्वेमस, हाइपर कैल्सीमिया, केराटिन सॉल्व और हाइपर कनेक्शन, तो इंटरसेलुलर डिजीज या इंटरसेलुलर कनेक्शन भी होते हैं, ठीक है। सही है। वैसे मैंने इतना याद किया तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, ये पता नहीं आपको सही लगेगा कि नहीं, लेकिन आपको मैं जैसे याद किया इसको वैसे वैसे करें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर कैरेक्टर फॉल्ट होते हैं, इंटरसेलुलर कनेक्शन और डेस्मोजोम यानी कि ये होते हैं। फिर इसके बाद है लार्ज सेल कार्सिनोमा। लार्ज सेल पेरिफेरल होता है, हाईली एनाप्लास्टिक और अनडिफरेंशिएटेड ट्यूमर। अब देखो नॉर्मली हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं उससे बड़े बड़े नहीं होते हैं, तो कोई भी अगर बहुत बड़ा सेल नजर आएगा तो वो एनाप्लास्टिक होगा, यानी कि अनडिफरेंशिएटेड है, एनाप्लास्टिक है, तो इसलिए हाईली एनाप्लास्टिक अनडिफरेंशिएटेड ट्यूमर है, strongly associated with tobacco smoking, may produce HCG, जिसकी वजह से गायनेकोमेस्ट्री हो सकता है, लार्ज सेल में लार्ज ब्रेस्ट हो जाएगी, ठीक है, सही है। ब्रेस्ट कर देती है जिसकी वजह से गायनेकोमेस्ट्री होगा। इसके अलावा क्या होता है, लेस रिस्पॉन्सिव टू कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी से रिस्पॉन्ड नहीं करता ये, और रिमूव सर्जिकली पुअर प्रोग्नोसिस, इसका प्रोग्नोसिस भी पुअर है, ज़्यादा जितना डिफरेंशिएट होगा उतना पुअर प्रोग्नोसिस होगा, दूर है तो। फिर आगे है लार्ज सेल में, सपोज लार्ज में जॉइंट सेल्स होंगे तो प्यूरोमॉर्फिक जॉइंट सेल्स होते हैं, यानी कि एनाप्लास्टिक सेल्स, जॉइंट सेल्स, ठीक है, सही है। तो नाम की तरह इसमें चलना। ना बस ये ज़रा आप ऐड कीजिएगा कि जो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है ना, इसके पैरान्यूप्लास्टिक फीचर्स अगर आप देखें, लंबर्ड ईटन माइसिनिक फीचर्स है, ठीक है, और इनकेफ्लाइटिस, माइलाइटिस, ये सारी चीज़ें आ गई, सब एक्यूट सेरिब्रल डिजनरेशन, ये मतलब सिनेरियो के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप स्मॉल सेल में देखें तो एंडोक्राइन में ये एडिनो ACTH भी प्रोड्यूस कर सकता है, क्वेश्चन करा सकता है, ये आपके पास ADH भी प्रोड्यूस कर सकता है और CRD भी करा सकता है, ठीक है, और मिक्स जीन्स इसमें इन्वॉल्व है। और इससे रिलेटेड अगर आपको देंगे तो कुलचिस्की सेल के साथ ये देंगे कि इसका जो वो है क्रोमोग्रेनिन A पॉजिटिव, इनोलेस पॉजिटिव, ये चीज़ें देंगी, सही है, साइंट्रोफाइजिन। एडिनो से रिलेटेड तो यही बात है कि नॉन स्मोकर में है और फीमेल्स में है, ठीक है, जो कभी स्मोक नहीं किया। और प्रोग्नोसिस इसकी भी अच्छी है।
फिर अगर आप बात करें ना ये स्क्वैमस सेल की, तो स्क्वैमस सेल के साथ आपने पैराथायराइड हार्मोन रिलीजिंग पेप्टाइड वाली बात याद रखनी है। और इसमें ये स्टोन, बोन्स, ग्रोन्स और ये एब्डोमिनल जो पेन वगैरह होते हैं, ये चीज़ें आ जाती है, सही है। और ठीक है। साइकेट्रिक और स्टोन, तो ये हाइपर कैल्सीमिया से रिलेटेड बात है। और कैरेटिन पल्स है। बस लार्ज जो है तो वो इन लार्ज ब्रेस्ट विद बीटा एसीजी एंड देन दी जॉइंट सेल, सही है। और हाँ। ब्रोंकियल कार्सिनाइड ट्यूमर वाहिद ऐसा है जो कि सेंट्रल पेरिफेरल दोनों में है और अच्छा प्रोग्नोसिस है इसका। बाकी हमें पता है कि अगर आप किसी चीज़ से हिस्टामिन, सेरोटोनिन वगैरह रिलीज़ करेंगी तो हिस्टामिन भी प्रोड्यूस करेगा, वो फ्लशिंग भी करेगा और ये फीचर्स आएंगे उसमें डायरिया वाले। और इसमें क्रोमोग्लोबिन बच्चों में ज़्यादा फैला रहता है, ज़्यादातर चिल्ड्रन में होता है। ठीक है। सेंट्रल पेरिफेरल हो सकता है, प्रोग्नोसिस अच्छा है इसका, मेटास्टेसिस नहीं होती, सिम्पटम्स होते हैं नाइफोटॉक्स हो जाते हैं, कार्सिनोमा की वजह से, कार्सिनोमा सिंड्रोम की वजह से, फ्लशिंग डायरिया रीजन है। अच्छा, और बाकी इसमें नेक्स्ट ऑफ एंडोक्राइन सेल्स के साथ मैंने बनाए ए पॉजिटिव, और इसके साथ उसको लिखना है हिस्टोलॉजी में कुछ प्रोमिनेंट रोलर्स मिलते हैं हमें इसके अंदर। सही है। और अगर अभी आप देखें, आप पेनकॉस्ट की तरफ आ जाए तो पेनकॉस्ट जो है ना, ये ऐसा ट्यूमर है कि जो एपेक्स ऑफ द लंग पे होता है, सुपीरियर सल्कस ट्यूमर बोलते हैं इसको। एंड कार्सिनोमा दैट अकर्स एट द एपेक्स ऑफ द लंग मे कॉज पेनकॉस्ट सिंड्रोम इन्वेडिंग कंप्रेसिंग द लोकल स्ट्रक्चर्स। लोकल स्ट्रक्चर में क्या है, अगर आप देखें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। वर्टिब्रल आर्टरी है, स्टीलिएट गैंग्लियंस है, ठीक है। और रिकरल लेंजियल नर्व है, उसको कंप्रेस करे ऑर्गन्स होगी, स्टीलेट को कंप्रेस करेगा, टोसिस मायोसिस एनाडोसिस ऑर्नर सिंड्रोम होगी। सुपेयर वेना को कंप्रेस करके एसपीसी सिंड्रोम हो जाएगा। और ब्रेकियोसेफेलिक वेन को कंप्रेस करके आपके पास अपर लिम्ब की वेनस ऑब्स्ट्रक्शन कम हो जाती है, तो वो यूनिलैटरल सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं, सही है। ब्रेकियल प्लेक्सिस में अगर आप बात करें तो शोल्डर पेन, सेंसरी मोटर डेफिसिट, atrophy of the intrinsic muscles of the hand. Obviously, intrinsic muscle of the hand is supplied by the ulnar nerve. एंड अगर आप अल्नर नर्व की रूट वैल्यू को कंप्रेस करोगी तो आपके पास अल्नर नर्व की होगी अपनी क्या बोलते हैं इसको कि, हाँ, एट्रोफी ऑफ द मसल हो जाएगा। फ्रेनिक नर्व हमारे पास C3-4-5 कीप द डायफ्राम अलाइव, हेमी डायफ्राम पैरालिसिस और हेमी डायफ्राम एलिवेशन ऑन चेस्ट एक्स। ऑब्वियसली अगर आपके पास फ्रेनिक नर्व पैरालाइज हो गए तो इफेक्टेड साइड पे डायफ्राम जो एलिवेटेड होगा। अब अगर आप एसवीसी सिंड्रोम की बात करें तो एसवीसी सिंड्रोम में बेसिकली आपके पास ऑब्स्ट्रक्शन एसवीसी का और थ्रोम्बस या कोई ट्यूमर है। इट कैन बी लाइक देयर आर डिफरेंट रीजन्स ऑफ दिस एसवीसी सिंड्रोम। सो बेसिकली द मेन कॉज इज दैट इम्पेयरिंग द ब्लड ड्रेनेज फ्रॉम द हेड। तो अगर आप हेड वाला ब्लड जो ड्रेन कर रहा है थ्रू द एसवीसी के थ्रू इनटू द राइट एट्रियम, एसवीसी को कंप्रेस करोगे तो ड्रेनेज आपके पास हेड की नहीं होगी। अगर आपने ड्रेनेज कर दी, बंद कर दी, ऑब्स्ट्रक्शन कर दी, तो जेवीपी आपका डिस्टेंडेड होगा, ये डिस्टेंशन हो जाएगी एक साइड पे और फेशियल प्लेथरा होगा, ठीक है। तो और ब्लैंचिंग आफ्टर फिंगर टिप प्रेशर इन द नेक। अगर आप चेस्ट पे, इन्होंने पिक्चर भी दिया हुआ है, इसको प्रेस करके आपको लगेगा कि यार ये ब्लैंचिंग हो रही है। नेक पे आपको जेवीपी डिस्टेंडेड मिलेगा, लेरेंजियल फेरेंजियल एडीमा मिलेगा, अपर एक्सट्रीमिटीज एडीमा होगी, कॉमनली कॉज में मेलिग्नेंसी लाइक मेडिस्टाइनल मास, पेनकॉस्ट ट्यूमर एंड थ्रोम्बोसिस फ्रॉम द डिवेलिंग कैथेटर। मेडिकल इमरजेंसी है ये, कैन रेज द इंट्राक्रैनियल प्रेशर इफ ऑब्स्ट्रक्शन इज रिपेयर, can lead to headache, dizziness, increase of aneurysm, rupture of the intracranial pressure और arteries। अच्छा, आप देखें एक पिक्चर दिया हुआ है, एसपीसी को आपने ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, ऑब्स्ट्रक्शन के बाद आपका प्रेशर कॉमन कैरोटिड जुगुलर वेन वगैरह में ऊपर बढ़ गया और ये प्रेशर ऊपर जाके यहाँ पे आपके पास एन्यूरिज्म एंड रप्चर कर सकता है ब्रेन में। अगर आपने अपर लिम्ब की ड्रेनेज बंद कर दी। जी जी ये जो ये नॉट ब्लैंचिंग आफ्टर फिंगर टिप प्रेशर, तो ये ब्लैंचिंग क्यों हो रही है? तो इसके बेसिकली अगर आप आप अगर एक जगह पे ना ब्लड आपने रोक दिया है, ठीक है, तो ब्लड रोकने से आप उस जगह पे जैसे ही प्रेस करोगी तो वो फ़ौरन ब्लड इधर उधर चला जाएगा, ठीक है ना, और आपके पास ये ब्लैंचिंग आ जाएगी। तो हाँ, और इसके अलावा इसमें एक आता है पेम्बर्टन साइन, ठीक है, सही है।
ये कोई भी मेडिस्ट्राइनल मास होगा, इंट्रामेटल कोई भी साइड पे एसवीसी ऑब्स्ट्रक्शन होगा, उसमें पिंबल्टन साइन आ सकता है, ठीक है ना। यानी कि हम उसको जो कहते हैं ना कि शोल्डर से ऊपर बाजू लेके जाए तो फेशियल प्लेसर होता है। हाँ वही है ना कि एलिवेशन ऑफ द आर्म विल कॉज द रेडनेस ऑफ द फेस, सही है, हाँ फेशियल प्लेथोरा। फेशियल प्लेथोरा। तो ये बेसिकली जितने भी ये है, आपको इसमें एनाटॉमी का सारा रोल है। अपर एक्सट्रीमिटी वीनस डिस्टेंशन है, मतलब आपने अपर लिम्ब की जो वीनस ड्रेनेज है, एक्सिलरी वेन आकर और फिर वो गिर रहा है आगे से, आई थिंक ब्रेकियोसेफेलिक में, तो ये जगह अगर आप ऑब्स्ट्रक्ट करोगी तो आगे से आपका ड्रेनेज प्रॉपर नहीं होगा और वो लिम्ब की स्वेलिंग एडीमा हो जाएगी, ठीक है। ये आपका था पैथोलॉजी, और पैथोलॉजी ऑलमोस्ट हमारी ख़त्म हो गई है।